आदरणीय प्रोफेसर अनिल राय सर जी, जो हमेशा हमारी जिद मानते हैं। कितनी व्यस्तता होती है हम जानते हैं, लेकिन हम लोग जिद करते हैं और सर आ जाते हैं। मित्र प्रमोद तिवारी जी, और इस सत्र के सारे व्यस्ततम लोग हैं। सर आइए बेटा, वो सब लगा। आप लोग जगह पर बैठे रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सत्र होने वाला है। प्रमोद जी, ठीक है, अभी सुनते हैं। स्वागत है, सत्यार्थ जी का स्वागत है हमारे इस तमाम व्यस्तता के बीच। कुंदन भाई भी रात में पहुंच गए, तो ये हमारी खुशनसीबी है। मैं बिना विलंब के मंच संचालन और अग्रिम कार्रवाई के लिए अरविंद को बुला, डॉक्टर अरविंद मिश्र। ये सत्र हमारा शुरू हो चुका है और इस सत्र का केंद्रीय विषय है विद्यापति का परवर्ती साहित्य पर प्रभाव। 3 विद्वान मंच पर बैठे हुए हैं, प्रोफेसर अनिल राय सर, प्रोफेसर प्रमोद कुमार तिवारी सर और कुंदन सर। मैं तीनों विद्वानों का औपचारिक रूप से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बिना किसी विलंब के मैं आपका तीनों विद्वानों से परिचय करा के फिर सत्र की शुरुआत करता हूं। सत्र को चेयर कर रहे हैं सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर अनिल कुमार राय सर। आप हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद की गरिमा को बढ़ा रहे हैं। प्रोफेसर अनिल राय सर दिल्ली विश्वविद्यालय के इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी के डीन भी हैं। सन 1992 से अध्यापन और वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में पिछले 10 वर्षों से प्रोफेसर हैं। आप पीकिंग यूनिवर्सिटी चीन में ICSR चेयर, विदेश मंत्रालय भारत सरकार में विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के उत्तरी और दक्षिणी परिसर के प्रोफेसर इंचार्ज रहे हैं और कई महाविद्यालयों की गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन रहे हैं। आपके निर्देशन में अब तक लगभग 19 PhD एवं 12 MPhil विद्यार्थियों ने शोध उपाधियां प्राप्त की हैं। मधुमती, गवेषणा, साहित्य अमृत, चिंतन सृजन, आलोचना, प्रवासी जगत, हिंदुस्तानी, गगनांचल, नई धारा, हिंदी जगत आदि अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपके शोध, आलेख और आलोचनात्मक लेख निरंतर प्रकाशित होते रहते हैं। आपको हिंदुस्तानी अकेडमी के संत कबीर सम्मान, अवध संस्कृति उत्कर्ष समिति के अवध संस्कृति सम्मान और इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के इंडियन यूथ आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। सर, आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन है। डॉक्टर प्रमोद कुमार तिवारी सर, फिलहाल संयुक्त निदेशक SOL मुक्त शिक्षा विद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय। डॉक्टर प्रमोद कुमार तिवारी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। आप पिछले 25 वर्षों से हिंदी एवं भोजपुरी भाषा में सृजनशील हैं एवं आलोचनात्मक लेखन के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं। NCERT नई दिल्ली एवं साहित्य अकादमी नई दिल्ली में अनेक वर्षों तक आप कार्य कर चुके हैं। गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में 11 वर्ष अध्यापन के पश्चात संप्रति आप SOL दिल्ली विश्वविद्यालय में संयुक्त निदेशक पद की शोभा बढ़ा रहे हैं। आपकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं सितुही भर समय कविता संग्रह है साहित्य अकादमी से, नई दिल्ली हिंदी काव्य भाषा संघर्ष और स्वरूप आलोचना की किताब है, यस पब्लिकेशन से प्रकाशित है। भोजपुरियत के थाती आपकी कुछ संपादित पुस्तकें भी हैं। NCERT की 12 से अधिक पुस्तकों के निर्माण में आपकी सक्रिय भूमिका रही है। आपके निर्देशन में अब तक 12 PhD एवं 13 MPhil के विद्यार्थियों ने शोध उपाधियां प्राप्त की हैं।
गर्भनाल पत्रिका के लिए भाषा केंद्रित स्तंभ पर निरंतर लेखन कार्य आपका चल रहा है। डॉक्टर कुंदन यादव जी पिछली बार आए थे और आपका व्याख्यान विद्यार्थियों के बीच हुआ था, तो काफ़ी गहरी छाप छोड़ कर गए थे और विद्यार्थियों को सर अभी तक याद है। ये कार्यक्रम हो रहा था और आपकी चर्चा चली, तो कुछ विद्यार्थी जो थर्ड ईयर पास आउट हो चुके हैं और आपका व्याख्यान सुन चुके थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम फिर से आएंगे। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। IERS आयुक्त हैं आप। मध्यकालीन भाषिक संदर्भ में विद्यापति की भाषिक विशेषता पर आप विशेष निगाह डालेंगे। डॉक्टर कुंदन यादव बहुमुखी प्रतिभा के धनी रचनाकार हैं। कविता, कहानी और समालोचना में समान गति रखते हैं। कुंदन जी का जन्म 4 अक्टूबर 1977 को वाराणसी में हुआ। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से MA, MPhil और PhD की उपाधि प्राप्त की है। आपने फुल ब्राइट स्कॉलर के तौर पर इलिनॉय विश्वविद्यालय शिकागो में हिंदी और भारतीय संस्कृति का अध्यापन भी किया है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपके कहानी व कविताएं प्रकाशित होती रहती हैं। गणासा गुरु की शपथ आपकी चर्चित कहानी संग्रह में से है। भारतीय राजस्व सेवा में 2007 बैच के अधिकारी। कुंदन जी संप्रति कस्टम व अप्रत्यक्ष कर विभाग में कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं। कुंदन जी अपभ्रंश कविता के विशेषज्ञ हैं और इस सेमिनार के लिए विद्यापति की भाषा पर विशेष रूप से बात करेंगे। सर, आपका पुनः स्वागत और अभिनंदन है। औपचारिकता तो यह है कि हम इसके बाद मंच अध्यक्ष महोदय को सौंप देते हैं, लेकिन सर का निर्देश है कि हम आगे कार्यक्रम को बढ़ाएं। तो मैं सर से आज्ञा लेते हुए इस सत्र में सबसे पहले कुंदन जी को बुलाना चाहूँगा, जिनकी मतलब समय की भागदौड़ी है, जिनके पास जल्दी निकलना भी है। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले हम कुंदन जी का व्याख्यान सुने और फिर उसके बाद आगे करें। सर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कुछ वरिष्ठ JNU के साथी और मित्र भी दिखाई दे रहे हैं, उन सभी लोगों को प्रणाम। और यहाँ पे जो बैठे हुए छात्र हैं, छात्र छात्राएं, उन सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। अभी तक देखिए तीसरा दिन आज है या शायद सेमिनार का। आप लोगों ने देखा होगा ना, ठेले पे जो गन्ने का जूस निकाला जाता है, 1 बार 2 बार 3 बार, फिर लगता है कुछ नहीं निकलेगा, फिर उसको डाला जाता है। तो हम लोग जब कुछ नहीं निकलने वाले सिचुएशन में बुलाए गए हैं, लेकिन उम्मीद रहेगी और प्रयत्न रहेगा कि कुछ ना कुछ रस निकाला जाए। तो मैं ये कह दूं कि मैं विद्वान नहीं हूँ, हाँ विद्यार्थी थोड़ा गंभीर जरूर हूँ। और अभी तक ज्ञान जो है गुरु से प्राप्त होता है। कहते हैं ना कबीर कि सदगुरु सब हमसे बीच कर कहा एक प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया संग अभंग। तो अभी तक यहाँ पे प्रेम के बादल बरसते रहे ज्ञान के तौर पे, और आप लोगों ने बहुत कुछ उसमें भीगा है। लेकिन मेरा तरीका दूसरा है। मैं हैंडपंप लगा के पानी खींचने वाला या पोखरा कुआं खोद के पानी निकालने वाले रीति से जैसे विद्यार्थी ज्ञान लेता है, वो मेरी मतलब प्रक्रिया है और मेरा अध्यवसाय वही है। इसीलिए मुझे शायद श्रीधरम जी ने कहा कि नहीं, आप आइए और विद्यार्थियों को कम से कम अपभ्रंश या भट्टी जैसी जो थोड़ी सी कठिन लगने वाली भाषाएं हैं, उसको सरल बनाने का तरीका बताइए। तो मैं थोड़ा लौटना चाहता हूँ आज से 25-30 साल पहले। प्रमोद जी मेरे सहपाठी थे और BHU में हम लोग पहली बार अपभ्रंश पढ़ने के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल पेपर के तौर पे MA में लिया। और हमारे गुरुदेव थे प्रोफेसर सुखदेव सिंह। उनकी दिक्कत थी कि वो ऊंचा सुनते थे, तो जब पढ़ाते थे तो मशीन निकाल देते थे। अब आप कुछ भी कीजिए, उनको फर्क नहीं पड़ता था। वो शुरू हो गए तो शुरू हो गए। तो पहली लाइन जब आई कि मैं जानी में लोमड़ी ईर्ष्यर कोई हरे, भाई ये क्या है? तो मुझे लगा कोई लोमड़ी के बारे में कुछ बातचीत हो रही है। जब उन्होंने कहा नहीं यार, तो मृग लोचनी है, ये मी लोमड़ी क्यों बोला गया? अब मृग लोचनी एक जो है सुंदरी स्त्री के लिए, और मी लोमड़ी ऐसा क्यों हुआ? व्याकरण क्या थे, वजह क्या थी? तो पता चला कि भाषा जो है धीरे धीरे सरल होती है। पहली बार हमने सीखा। और इसी बीच में उन्होंने बोल दिया कि अपभ्रंश जो है आभीरों की भाषा है। और मैं चूंकि यादव हूँ, आभीर मतलब बहिर, तो मुझे लगा कि लग रहा है हमारी बिरादरी की कोई भाषा है। तो थोड़ी और ज़्यादा जो है उत्सुकता आ गई कि अच्छा ये आभीरों की भाषा है, मतलब यादवों की भाषा, फिर बाकी लोग क्यों पढ़ रहे हैं, अच्छा देखते हैं क्या है। फिर ये होता है ना, उस समय जब MA में या BA में हम लोग होते हैं, उतना जानकारी होती नहीं है चीज़ों की। तो लगता है कि भाई देखिए बहुत पढ़े लिखे लोग जो है संस्कृत वगैरह पढ़ते थे। तो आभीरादि जन, बाद में गुरुदेव ने बताया भी, कह रहे नहीं तुम मूर्ख हो, ये आभीर मतलब बहिर नहीं, जो भी चरवाहे या जो भी आभीरादि जन हैं
उसमें सब कुछ कामगार लोग भी हैं, उनकी भाषा थी, उसका साहित्य है, इसलिए ये बहुत सरल है। उसमें अयोगात्मकता है। तो इसी नियम चीज़ों के बीच में विद्यापति को जब हमने पढ़ा, तो विद्यापति को अच्छी तरह पढ़ने के बाद, और पढ़ने की ज़रूरत यूँ ही कि एमए में हम लोग प्रीवियस में थे, फाइनल में पढ़ाया जाता था, लेकिन वो उत्सुकतावश जाके बैठे और बड़ा रुचि लगा उसमें कि बहुत पढ़ने के लिए जल के सुन लें, अगले साल काम आएगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, एक बार और थोड़ा सा नंबर अच्छे आ जाएंगे। होता है ना कि अगर आप प्रीवियस में हैं, खाली समय है, तो अगर आप फाइनल के उसमें क्लास में जाके कर लें तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इस भाव से जाके पढ़ना देखा। बाद में मैंने पाया उस अध्ययन के दौरान कि अगर आप विद्यापति को ध्यान से देखें तो ये कैसे कवि हैं, ये पूरे मध्यकालीन समय के, कि जिनका वर्गीकरण बड़ा मुश्किल है। जैसे क्रिकेट में कपिल देव हैं, आप उसको बॉलर बोलेंगे या फील्डर बोलेंगे या बैट्समैन बोलेंगे, आप नहीं कह सकते, वो तीनों हैं। तो भक्ति के भी हैं, श्रृंगार के भी हैं, और फिर साथ साथ भाषा के विद्वान भी हैं, अवहट्ठ के कवि हैं। अब मैं बताऊं कि अगर आपको पूरे मध्यकालीन भाषा का स्पेक्ट्रम देखना हो, भाषा कैसे सरल हो रही है, तो इसके लिए शमशेर की एक बड़ी अच्छी कविता है उषा। जिन लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं होगी तो मैं दोबारा सुना देता हूँ उसे, कि प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। किसी ने सूर्योदय होने की प्रक्रिया देखी हो अगर, उसके लिए मैं कभी सुबह उठे हैं तो आसमान बिल्कुल काला होता है। तो प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख में लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे संस्कृत, राख में लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। अब आगे आपका पाली। बहुत काली सिल जरा सी लाल केसर से किसी से धुल गई हो, थोड़ी सी आलिमाई प्राकृत। बहुत काली सिल जरा सी लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। अगला स्टेप आया, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने अभ्रंश, और या किसी की गौर जिलमिल दे नब में हिल रही हो अभट्ट। और अब जादू टूट रहा है उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है, यानी हिंदी शुरू हो गई। तो इस माध्यम से आप पूरे भारतीय भाषाओं के, मतलब हिंदी भाषा के विस्तार को समझें, तो ये एक रूपक बड़ा अच्छा काम आता है आपका। अब सब इनकी कविता। अब जो मुझे टॉपिक दिया गया वो ये है कि मध्यकालीन भाषिक संदर्भ में विद्यापति की भाषिक विशेषता। तो आप देखें कि पाली, प्राकृत और अभ्रंश जब हम पढ़ते हैं तो जानते हैं कि प्राकृतों में अभ्रंश जो है सबसे ज़्यादा सरल है, और अवहट्ठ जो है, अभ्रंश को अभ्रंश भी कहते हैं, तो अभ्रंश से अवहट्ठ में कुछ अंतर आएगा, भाषा थोड़ी और सरल हो जाएगी पुरानी हिंदी से पहले। और कई प्रवृत्तियां, जैसे भाषा को देखने का तरीका क्या है कि आप, हर आदमी विद्यापति हो सकता है अगर आपके पास भाषा का संस्कार है और भाषा की पकड़ है। जैसे अभी भी मुझे कई लोगों ने चुनौती दी कि अभ्रंश में कविता लिख के दिखाओ, तो मैं लिख लेता हूँ। और लिखने का प्रक्रिया ये है कि जो शब्द आज है उसको रिवर्स करते जाइए, आप रिवर्स करते जाइए। जैसे अभी मान लीजिए कि सर्प, उसमें संस्कृत में सर्प बोलते थे, सर्प से वो अभ्रंश में आया सप, और सप से सांप बन गया, क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण नियम। मैं व्याकरण बोल के आप लोगों को बोर नहीं करूंगा क्योंकि बहुत लंबा सत्र हो रहा है। तो भाषा बहुत धीरे 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 मुखसुख के हिसाब से परिवर्तित होती है, उस पर आप ध्यान देंगे जब। तो याद रखिए, मैंने पहले ही बोला है कि मैं बादल नहीं बरसा रहा हूँ, मैं आपको नीचे से हैंडपम्प से आपको सबमर्सिबल लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ। तो आपको बहुत कुछ व्याकरण के नियम लेने पड़ेंगे। और अभी जो भाषा है वो यहाँ तक पहुँची कैसी है, शब्दों की व्युत्पत्ति, शब्दों की यात्रा कैसे है, अगर आप एक सजग विद्यार्थी के रूप में अध्यवसाय के साथ ध्यान देंगे तो वही आपको बहुत सरल लगेगी। और कविता बढ़ती कैसे है, उसमें कुछ चीज़ें हैं आपकी, शब्द हैं, कथ्य है, कथानक रूढ़ी है, और उसके साथ एक शिल्प है। जैसे आपको विद्यापति को हम बार बार, अभी यहाँ पे चर्चा हो रही थी कि रीति काल पे बहुत प्रभाव है। अब विद्यापति पे किसका प्रभाव है, आपने कभी सोचा होगा? अगर विद्यापति पे, तो उनसे पीछे वालों का प्रभाव है। मैं एक उदाहरण आपको पढ़ूंगा और क्लियर हो जाएगा उससे कि ये राधा काल में, अभ्रंश में खास करके राजा हैं, थानेश्वर के राजा हैं, उनके लिए काशीश्वर लिखा हुआ है।
कि वो निकलते हैं तो अब बाकी राजा लोग जो है उनको कैसे ट्रीट करते हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये अपभ्रंश में आप सुनिए। और उसी टंकार ध्वनि में आप कैसे विद्यापति में भाषा बदल रही है उस पर ध्यान दीजिएगा। वो अपभ्रंश में मैं बोलता हूँ, भज्जी बंगा भग्गु कलिंगा तेलंगा रण मुक्की चले मरहट्ठा दिट्ठा बदगी कट्ठा सोरठ्ठा भ पापले चंपारण कंपा पब्ब जंपा उत्था उत्थी जीव हरे काशी सर्रा के उपयाणा बिज्जाहण भल मंति वरे। मतलब कि भज्जी भंगा, कि बंगाल जो है भाग गए, बंगा। भग्गु कलिंगा, कलिंगा मतलब उड़ीसा वाला इलाका जो पहले कलिंग प्रदेश था। तेलंगा रण मुक्ति चले, रण मतलब कि युद्ध से तेलंगा यानी तेलंगाना का जो इलाका है वो लोग युद्ध छोड़ के भागे। क्यों? क्योंकि काशीसर यानी थानेश्वर के राजा, जो दंतीदुर्ग वगैरह के या राजपूतों के बारे में बात की गई है, मरहट्ठा दिट्ठा लग गया कट्ठा सोरठ्ठा, सौराष्ट्र, सोरठ्ठा मतलब सौराष्ट्र, सोरठ्ठा भ पापले, पाल राजा जो है, पा मतलब पाल, क्योंकि अपभ्रंश में क ग च ज प व य ल इन शब्दों का लोप हो जाता है। तो अगर पा कहा जाएगा इसका मतलब कि पाल के लिए कहा जा रहा है, पाल राजा जो गोपाल धर्मपाल वगैरह वहाँ के थे। फिर जो किज्जई ढाला जीर्ण भिवंता वड्डंता पिट्टंत चले बज्जा जीव चीणा दप्य हीणा लोहा वलहा कंत चले। अब इसमें पहले चारण लोग होते थे, मुझे नहीं समझ में आता कि चीन को कैसे शामिल कर दिया। बज्जा जीव चीणा दप्य हीणा, कि चीन का दर्प उन्होंने दलन कर दिया। अब चीन तक कैसे आक्रमण किया होगा हिमालय बीच में मैं नहीं जानता, लेकिन अब कविता में है तो राजा साहब को बढ़ा चढ़ा के दिखाना है उनको। उड्डा उड्डावी कित्ती पावी मोही मां बरा अबरे तेलंगा बग्गी बहुरई लग गई काशी राजन खड़क चले। ये आपको थोड़ी सी टफ लगेगी। और यही चीज विद्यापति जब जौनपुर का वर्णन करते हैं तो आपको सरलीकरण पे ध्यान दीजिएगा। विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि सुल्तान सलामे ललिय अलामे आपे रही रही आवंता, छंद वही है, टंकार ध्वनि भी वही है और मजमून भी वही है। सार गिरियंतर दीप दिगंत जासु निमित्ते जाइया सब्बो वट्टाना राउत राणा तथ्य द्वारे पाइया ये रही गणंता विरुद्ध भड़ंता भट्ठा तट्ठा पेखिया आवंता जनता फंज फरंता मानव कमने लेखिया तेलंगा बंगा चोल कलिंगा। वहाँ भी तेलंगा बंगा चोल यूज हुए, यहाँ भी वही हो रहा है। तेलंगा बंगा चोल कलिंगा निज भाषा जब खाप के राजा पुत्ते मंडिया निया भाषा जब पई साहस कम पई जय सूरा जय पंडिया। तो आपको अगर ध्यान से दोनों पदों को रखें तो ऐसे ही भाषा सरल हो जाएगी। और ये भाषा जो सरल होगी, जो प्रभाव अपभ्रंश से आया भट्ट पे, वही आगे प्रकांतर में भक्ति काल पे गया और भक्ति काल पे के साथ साथ रीति काल तक पहुंचा। भाषा ऐसा नहीं कि मतलब जैसे मैंने आपको बताया ये स्पेक्ट्रम उनका शमशेर बहादुर सिंह की कविता का कि अचानक कुछ नहीं बदलता है, धीरे 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 चेंज होती है। अब आप देखें कि ये तो मैंने आपको बताया कि अपभ्रंश से अवहट्ट तक कैसे आए। अब अवहट्ट में विद्यापति का एक वो लेता हूं मैं प्रसंग, और तुलसीदास में सेम टू सेम कैसे दोहराया जाता है उसका उदाहरण आपको मैं देता हूं। ये जौनपुर का सीन है। आप देख लें कि बड़े जो कितने भी कवि हैं, विद्यापति ने 12 ग्रंथ करीब संस्कृत में लिखे और अच्छे अच्छे विद्वानों से पूछिए तो वो 2-4 से ज्यादा नहीं बता पाएंगे। इवन प्रोफेसर भी नहीं बता पाते हैं। मैं क्षमा चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 3 लोगों को पता है कि कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पदावली, और इसी से उनको जाना जाता है। विद्यापति के ग्रंथ जब मैं जैसे पढ़ रहा था अपने MA और MPhil के दिनों में, या शौक भी पढ़ता रहता हूँ, तो पता चला बड़ी मुश्किल से मिले। ऐसा भी नहीं कि उपलब्ध थे, कहीं भी नेपाल से खोज खोज कर लाया गया, कहाँ कहाँ से। और बड़े कवियों को जरूरत नहीं पड़ती है कि वो ग्रंथ में रहें, क्योंकि लोग भाषा में घुस जाते हैं। जैसे आपने अगर किसी ने शतरंज की खिलाड़ी फिल्म देखी हो तो उसको वो हटाता है, जनरल उट्रम ला के कहता है कि तुम्हारा शासन अच्छा नहीं है वाजिद अली शाह को, कि तुम्हारा जो है प्रशासन खराब है और इसीलिए डलहौजी का आदेश है कि अब तुम हट जाओ, ये ब्रिटिश सरकार इसको कब्जे में लेगी। तो उसका जो जवाब होता है वाजिद अली से का कि हम तो ऐसे ही राजा थे, हमारी रियाया ने तो हमसे ऐसे ही इसको एक्सेप्ट किया। तुम जाके पूछना अपने बादशाही इंग्लिस्तान से कि उनकी रियाया उनके कितने लिखे हुए गीत गाती है। काहे को ब्याहे विदेश, या बहुत से ऐसे ऐसे जो है गीत जो है अभी तक वाजिद अली शाह के अवध में गाए जाते हैं।
तो विद्यापति के साथ भी वही हाल है कि अगर जैसे ग्रंथ नहीं मिले, मैंने देखा ग्रंथ है ही नहीं, पाठ नहीं है। बाद में पता चला कि मुश्किल पड़ी, लोगों ने कुछ का कुछ अर्थ लिखा दिया, कुछ लोगों ने बंगला उसको खींच लिया, ब्रजबुली बना दी, क्योंकि टेक्स्ट नहीं था। और टेक्स्ट की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि लोकमानस में शामिल है। और संस्कृत ग्रंथों का टेक्स्ट मतलब जो लोग उसमें नहीं है, वो किसमें है? लोग जनमानस में, जो कि कीर्ति पदावली के, कीर्ति पताका या जो नाचरी या उन्होंने जो महज वाणी वगैरह लिखी है उसके। अभी भी आप से यूपी बिहार में रहें तो किसी की पत्नी के लिए आइन लग जाता है, दरोगाइन। डॉक्टर आइन से पूछ लीजिए, दरोगाइन से पूछ लीजिए। और विद्यापति सीधे सीधे मैनाइन बोल रहे हैं। विद्यापति का एक दोहा आता है जिसमें वो कहती हैं कि ये हमारी बेटी कैसे रहेगी और कैसा वो मतलब किस तरह का शिव का जो है ना उनके पास घर है ना कुछ है, लोग आएंगे बैठेंगे कहाँ, खिलाएंगे क्या, ये तो हमेशा मतलब नशे में रहते हैं, धुत रहते हैं। तो वो विद्यापति खुद कह रहे हैं कि भनाई विद्यापति सुन है मनाइन, शिव सब दानी जगत की कहिया। जो सबको देता है उसको तुम देने की क्या जरूरत है? तो ये जो मैनाइन सुनो, आज भी आप गाँव अगर चले जाएं, मैं शहर में कि फलानी, जब उसका एक पश्चिमीकरण हो गया डॉक्टर रानी, आनी जो है तो वही आइन है वहाँ पे, सुना मैन आइन, और कई पदों में आया है, एकदम सीधे संवाद करते हैं। वो चीज़ें लोक में शामिल हैं, इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, एकेडमिक डिस्कोर्स के लिए भाषा की जो बदलती हुई मतलब जो है नित्य उसका जो स्वरूप है उसको जानने के लिए हमें रिसर्च के लिए ज़रूरत पड़ती है, बट विद्यापति उसके मोहताज नहीं है। तो मैं जो कह रहा था कि अब अवहट्ट से भाषा धीरे से पूरा जो नई हिंदी या अवधि में कैसे परिवर्तित हो रही है, तुलसीदास पे उनका क्या प्रभाव है, वो मैं आपको बताने के लिए 4-4 लाइनें हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। पेखिए मतलब देखना, उसी का पंजाबी में वेखा, तुसी वेखो, वो प में ज़्यादा अंतर नहीं है, मुख सुख की वजह से ही कुछ अंतर है। तो ये सारी जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस निकली हैं उसमें आप देखेंगे, जैसे एक आता है कि हुंती भला न पोसियां दुग्धे काला सप, मतलब दूध से काला सांप पालना कभी भी भला नहीं होता। हुंती भला न पोसियां दुग्धे कापा काला सप, धनपाल या देवसेन का किसी का है। पंजाब में जाइए तो वो सप देते, सप है जी सप। मैं चंडीगढ़ में था तो सांप निकला, तो वहाँ पे जैसे डॉक्टर का नंबर होता है ना, ये फायर ब्रिगेड पुलिस, तो एक सब सर्व मित्र का भी नंबर देते हैं, सांप को मारना नहीं, आप बुलाइए तो आएगा, उसको फ़ोन कीजिए तो बुलाएगी। और सप निकले से, हाँ जी, वो केड़ा रंग हैगा, तो रंग बताया, फिर जितना उसने सांप के बारे में इंटरव्यू लिया उतने में सांप अपना काम तमाम कर देता। बोला जी कितने आ रहा है, हम क्या वो घर में आ रहा है, तो तुझे बाहर निकल जाओ, कमरा बंद कर दो जी, बाहर जा रहा है, और तुझे की रोड लेना जी, जाने तो जी जा रहा है। तो ऐसे भाषाएं जो है वर्नाकुलर में शामिल है। ये जो आपकी जैसे सौरसेनी या ब्रंश से उधर चली गई, मागधी ब्रंश से भट्ट में चली गई, तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है भाषाएं बदलती नहीं है, कुछ शब्द रह जाते हैं, कुछ नए जुड़ जाते हैं। तो भाषा एक यात्रा है। तो इसलिए मैं आपको ये विद्यापति का एक लिखा हुआ सुनाता हूँ, नगर योजना का, जो उन्होंने जौनपुर का वर्णन किया है। और तुलसीदास ने जब हनुमान जी जा रहे हैं, लंका में प्रवेश कर रहे हैं, वो नगर योजना आप देखिए कि दोनों महाकवियों में कितनी समानता है, ध्यान से दिखिएगा कि सब, और राग भी वही है, छंद भी वही है। लिखियउ पट्टन चारु में पल जौन नीर पपारिया, पाषाण कुटिम भीति भीतर चूह ऊपर ढारिया, पल्लवीय कुसुमीय फलिय उपवन चूह चंपक सोहिया, मकरंद पाण विशुद्ध महुवर सद्य मानस मोहिया। इसी को तुलसी उधर ले लेते हैं। वन भाग उपवन वाटिका सरकूप वापी सोहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि, कहु माल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जहि, नाना अखार न बिरहि बहु विधि एक एक न तरजहि। दोनों की आप मात्रा गिन लीजिए, दोनों का छंद देख लीजिए, और चीजें जो उन्होंने बताया कि जहाँ पे से पल्लवीय कुसुमीय फली उपवन चू चंपक सोहिया, पल्लवित पुष्पित फलित उपवन, फली है, देखिए फलित से फली, जहाँ फलित है वहां आ गया फलीय। पल्लवीय यानी कि पल्लवित है तो पल्लवी अ, क्योंकि त का लोप हो जाएगा अवट्ट में। और वही चीज यहाँ पे है कि वहां भी वनबाग उपवन वाटिका सरकूप वापी सोही। तो जब
हम लोग की दिक्कत ये है कि बचपन से जैसे तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास को पढ़ते आए हैं, विद्यापति को ग्रेजुएशन में पढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन जब विद्यापति को पढ़ा तब देखा कि यार ये कबीर, सूर, तुलसी की बहुत सी चीज़ें तो उधर यहाँ पे थी पहले, और विद्यापति उनसे पहले के थे। तो भाषा का प्रभाव, साहित्य का प्रभाव इस तरीके से बदलता जाता है। अब मैं आपको कुछ, वैसे तो लिख के बहुत कुछ लाया था, लेकिन ये समय की थोड़ी कमी है। ये अपभ्रंश यहाँ पढ़ाया जाता है कि नहीं? एमए में पढ़ाया जाता है। एमए में? अच्छा, तो विद्यापति किसको कठिन लगते हैं? किसी छात्र को कठिन लगते हैं विद्यापति, या मन मार के बस थोड़ा सा पढ़ लिया जहां से क्वेश्चन आया? हाँ? जैसे मैंने बताया अभी, अब लगा हुआ है। यहाँ दो ऐसे जिन्होंने पीएचडी की है, दो बैठे हुए विद्यापति पर। नहीं, विद्यापति पीएचडी करना अच्छी बात है। जितनी चीजें जो है, पीएचडी का मतलब ये है कि जो चीजें अभी तक दुनिया में नहीं आई हैं आप उसको लेके आइए। कुछ पीएचडी करने वाले टीपते हैं इधर उधर से। एक तो मेरा ही कुछ दिन बाद मैंने देखा कि मेरा ही पीएचडी से किसी ने उठा के, तो बाद में पता चला कि वो जो बाइंडिंग करने वाला था ना, वो चुरा लेता था और वो बेचता था। तो उसको मतलब लेके आप पैसे आप खरीद सकते हैं दूसरे का माल, और थोड़ा बहुत बदल के अपना काम चला लीजिए। और हिंदी में भी वो मशीन नहीं आई कि प्रेसिजन पकड़ पाए। अभी इंग्लिश में तो पकड़ में आ जाता है, हिंदी में जो है, हिंदी वालों को पकड़ना आसान नहीं तो मित्रों, खास करके विद्यार्थियों के लिए मैं कहूँगा कि जो भाषा का जो आग्रह है विद्यापति के यहाँ, जब सरलीकरण में वो आते हैं, संस्कृत तो बात छोड़ दीजिए, प्रकांड विद्वान थे, तो अपना नाम तक बदल देते हैं। अब अगर जैसे होता है ना कि नाम प्रॉपर नाउन आमतौर पर बदलता नहीं है, लेकिन जब वो उसका व्यवहार करते हैं अवभट्ट का, तो नाम भी बदल के विद्यापति से विज्जावई लिखते हैं। बालचंद विज्जावई भाषा, दो नहीं लग गई दुज्जन हासा। बालचंद, दूज का चाँद जो होता है ना, बालचंद जिसको कहते हैं, और विज्जावई यानी कि विद्यापति, क्योंकि होता है हर जगह हुआ है कि जब भी कोई संस्कृत का पंडित लोक भाषा में लिखा है तो उसको लानत मनानत झेलनी पड़ी है। तुलसीदास के सबसे बड़े उदाहरण है। तो बालचंद विज्जावई भाषा, दो नहीं लग गई दुज्जन हासा, इन दोनों को दुर्जनों की जो है हंसी या मजाक का उसका कोई असर नहीं पड़ता। सो परमेश्वर सेहर सोई, सेहर, सेहर मतलब शेखर, क महाप्राण ध्वनियों में से जो के एच होगा ना, जैसे के एच, तो महाप्राण ध्वनियों से जो क या उसके मिला हुआ जो हर उष्मी जो ध्वनियाँ हैं उसमें हर रह जाता है अवभट्ट में, बाकी निकल जाता है। जैसे इधर, तो इधर को बोलेंगे एहर, समझ गए ना? ध में से डी एच होता है, तो द और ह मिला के ध बनता है, तो द गायब हो जाएगा, क्योंकि क ग च ज प य व इनका लोप हो जाएगा। तो सो परमेश्वर सेहर सोई और इच्छई णार मन मोही। इच्छई मतलब निश्चय ही, निश्चय ही नागर, नागर ड़ार, से न का ड़ हो गया, ग का लोप हुआ तो अ हो गया। निश्चय ड़ार मन मोहाई, कि निश्चय ही ये जो नागरिक हैं उनका मन मोहेगी, क्योंकि बालचंद विज्जाई भाषा यानी कि जो दूज का चांद होता है और जो विद्यापति की भाषा है, वो उस पर दोनों दुर्जनों की हंसी, यानी आलोचकों, उन्होंने दुर्जनों से उनका अर्थ शायद आलोचकों या समीक्षकों का ही रहा होगा, कि बाकी कोई बाकी कोई क्यों पीछे पड़ेगा भाषा के। तो के बगैर इधर आप जो है खड़ी बोली की कल्पना नहीं कर सकते। खड़ी बोली के लिए आप बात करें अगर कि खड़ी बोली कैसे धीरे धीरे प्राप्त होने की थी, तो अमीर खुसरो के बगैर काम चलेगा नहीं। आधुनिक कविता के बारे में सोचे तो मुक्तिबोध और अज्ञे को आप हटा दें तो आप बात ही नहीं कर सकते। तो विद्यापति वो मतलब एक मानदंड स्थापित करते हैं कि आप ऊपर से जो भाषा आ रही है और नीचे जा रही है, तो किस तरह से सरलीकृत हो रही है, उसका मानदंड है। अगर आपने विद्यापति को ठीक से पढ़ लिया तो आप हर चीज़ समझ सकते हैं और बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करूंगा। एक विद्यार्थी के तौर पे अगर मैं ये दावा करता हूँ कि मैं अपभ्रंश में कविता लिख सकता हूँ, तो इसका श्रेय विद्यापति को जाता है। और अपभ्रंश में लिखना थोड़ा कठिन है, हर आदमी नहीं लिख पाता। अभी आपके कई प्रोफेसरों को बोले कि लिखो, नहीं लिख पाएंगे, और ये लोग स्वीकार भी करते हैं कि हाँ। तो ये चीज़ें मैंने अध्यवसाय से पाई हैं, और ये कोई गर्व की बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्रोसेस है। छात्रों से मैं कहना चाहूँगा, इस प्रोसेस से आप गुजरेंगे, शब्दों की पहचान करेंगे,
तो कोई कठिन काम नहीं है कि आप भी अपभ्रंश अवहट्ट पे साधिकार वो ना कर लें और आप उसको समझ लें। और उसके बाद जो जब तक टेस्ट आपका जो है मूल टेस्ट आप नहीं पढ़ेंगे तब तक अब बस नोट्स पढ़ के या डी कुमार की गाइड पढ़ के विद्यापति को आप समझ नहीं पाएंगे। हो सकता है आपको डिग्री मिल जाए या कुछ और आप कर लें, लेकिन विद्यापति को समझने के लिए आपको कम से कम भाषा की व्याकरण और शब्दों की व्युत्पत्ति से और उनके पूरे टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में जैसे अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यहाँ नेट नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। मैंने एक मैं एक बार इलेक्शन ड्यूटी पे था, उसी से मेरी एक किताब आई थी। तो चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि आप जो है, चुनाव आयोग ने कहा कि आप एक अपभ्रंश का दावा कर दिया है। क्या व्हाट इज अपभ्रंश? ये भाषा थी भाई, बहुत से लोगों को नहीं पता अपभ्रंश अवहट्ट क्या है। तो मैंने समझाया तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बोला कि अच्छा ठीक है, तो वो एक कविता चुनाव आयोग पे लिख दो, अपभ्रंश में लिखो। तो अब मैं थोड़ा सा जैसे उसमें सोचा कि कैसे होगा। अच्छा, उसके बाद अचानक आपको कोई बोले ना कि अपभ्रंश पे उसमें आप लिखिए, भाषा लिखिए। तो मैं तो अपभ्रंश में पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैंने जैसे अब हिंदी में सोचना शुरू किया, उसको रिवर्स करना शुरू किया और रिवर्स करके और जबरदस्त अच्छी कविता बनाई और कई विद्वानों ने उसको सही किया है। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि लो अतंत पर्यठई भयऊ भारत कर चुनाव आयोवऊ जन गण मण शुद्धई संचरई धंधई पडियऊ भीसरी भविष्यई बहुई विधायक जन धन लुट्टई लिग्गण हणु संत बण भई लो धम्म पर मोह मिच्छतई। लो धम्म यानी लोक धर्म, परमोह मिच्छतई सप्पे कंचुलियई जई मुक्कई। जैसे सांप अपना कचरा छोड़ देता है तो ये लोग कि मैं भारत का संविधान, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, मैं मतलब ये रखूंगा वो रखूंगा, लेकिन जैसे केचुल छोड़ के अलग हो जाता है वैसे ही शपथ लेते ही भाई लोग अलग हो जाते हैं। तो सप्पे कंचुलियई जई मुक्कई अडवड खलबण पढ़ियई लोगा रिचड़ ठियई चुनाव अयोवा जानई अपणऊ सब मद आदा महमदा कम्मा यत्तऊ रहव किरा वर्ण जाई तैणाण रुराई ऋज पैणई बुझौ धरधाणा पक्ष पा अबुणु पक्ष पा मतलब पक्षपात पक्ष पा अबुणु हो चुनावा राण विषीम राक पावा सुड़हु चुनावा जोई जाना जन गण मण मह सत्य समाना। ये अपभ्रंश में मैंने लिखी। तो उन्होंने कहा अच्छा अब इसका हिंदी में भेजो। तो अपभ्रंश में होने के नाते उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसमें बहुई विधायक जन धन लुट्टई, भारत सरकार इनको ये लगा दे और वहां रोज नेता लोग आते हो। कई लोगों ने, मेरे मित्रों ने बताया कि ये लग रहा है उनको समझ में नहीं आई, चिपकाए हुए हैं। तो मैंने उसको फिर कुछ दिन बाद ट्रांसलेशन भेजा कि लोकतंत्र की हुई प्रतिष्ठा जागी चुनाव आयोग में निष्ठा प्रगति की जिसने सोच विचारी जन जन में आशा संचारी और बहु विधायक जन धन विधायक विधायक से धोखा हो जाए बहुत बहु विधायक जन धन लुट्टई सब पे कंचुलिए जे मुक्कई। तो मैंने उसका लिखा कि नेताओं ने जनधन लूटा संत वेश पर भाषण झूठा। संत वेश मतलब लिग्गहणऊ मतलब लुग्गा शब्द होता है उसके लिए। तो लिग्गहणऊ संत बण भड़ई, संत बण के वो मतलब ऐसा चोला पहन के बोल रहे हैं। और लो धम्म पर मुच्छई मित्तई, लोग धर्म से रिश्ते तोड़े सप्पे कंचुलिए जी मुक्कई, जैसे कोबरा कंचुल छके और अडवड खलबण पड़िया ही लोगा। पईड़ी मतलब प्रतिनिधि, प्रतिनिधि जो है संस्कृत का वो पई तो गायब और ये तो रिवर्स करके मैंने ये लिखा। और उसके बाद ये मतलब जन सेवा जन नेता जब भय सट लोगा उन्हें सबक सिखलायो अयोगा हर मतदाता एक समानना कामगार हो या धनवाना वर्ण जाति दज्जी ज्ञान बढ़ाओ सोच समझ प्रतिनिधि चुन लाओ पक्षपात वोट डलेगा ज्ञानी नेता तभी मिलेगा। और जनमत में गणतंत्र समाया चुनाव आयोग ने कर दिखलाया। तो सुनाऊं चुनाव आयोग ही राणा जन गण मण मह सत्य समाना। तो वो उन लोगों को पसंद आई। और अभी कोई अगर आप लोग जाएंगे चुनाव आयोग में भीतर कभी से थोड़ा घुसना कठिन होता है, आसपास बनवा कभी जाए कहीं
तो वहाँ प्रेक्षागृह में मेरी ये कविता उन्होंने फ्रेम करके लगाई है। बहुत तो ये हिंदी का सम्मान है। मैं अपनी मतलब सीख ही नहीं बघार रहा हूँ, हिंदी को जब भी सम्मान मिलता है, जो कि हम लोग उसे छात्र हैं, तो अच्छा लगता है, इसलिए मैंने आपको शेयर किया। बहुत हमारे मित्र सत्यार्थ अनुद पंकज हैं, बड़ी खुशी हुई आए हैं। आप यूपी पुलिस में डीआईजी हैं, 2010 बैच के आईपीएस हैं, और हिंदी में कहीं भी कुछ, तो मैं एज ए विद्वान या कोई प्रोफेसर बोलने नहीं आया था, मैं एक विद्यार्थी के तौर पे आपसे अपने अनुभव को साझा करने आया था। और उम्मीद करता हूँ कि अगर हमारी बातें काम की लगे तो साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, साल साल को गए रहे थोथा दे उड़ाए। तो जो भी मेरी थोथी बातें थी उनको आप उड़ा दीजिए, पर काम की कुछ चीज़ें लगें तो आप जरूर उसको आजमाइए और सफलता पाइए, यही मेरी कामना है आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और मैं आप उन विरल लोगों में हैं जो अपभ्रंश, अपभट्ट और हिंदी के बीच की यात्रा की पूरी समझदारी रखते हैं, और न सिर्फ समझदारी रखते हैं बल्कि इतनी गहरी क्षमता है आप में कि हिंदी से अपभट्ट, अपभट्ट से अपभ्रंश तक की यात्रा करके फिर घर वापस लौट आते हैं। बहुत बड़ी बात है ये, और ये तो आपसे बहुत अनुकरणीय और सीखने लायक चीज़ है कि शोध के लेवल पे जब हम लोग अध्ययन अध्यापन करते हैं और आदिकालीन या मध्यकालीन साहित्य से जुड़ करके वो हमारा काम आगे बढ़ता है, तो अपभ्रंश या अपभट्ट भाषा सीखने की हम जरूर कोशिश करें, उससे हमारे काम में कुछ ज़्यादा ही गहराई आएगी। तो इतने अच्छे और अलग तरह का विद्यापति पे 2 दिन पीछे बातचीत हो चुकी है, लेकिन आज जो आपने सत्र की शुरुआत की और जिस तरह से आपने विद्यापति को विद्यापति के समय की भाषा के भीतर प्रवेश करके और तरह से कैसे समझा जा सकता है, इस पहलू की तरफ आपने इशारा किया है और एक रास्ता दिखाया है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। अच्छा, अच्छा। लेकिन इससे पहले जो है मैं आयोजन समिति के संयोजक डॉक्टर सीधम सर से आग्रह कहता हूं कि हमारे जो विद्वान बैठे हुए मंच पे उन सबको जो है शॉल या दुपट्टा भेंट करके सम्मानित करें। शाल ही भेजो, दुपट्टा मत भेजो। दो पट से दुपट्टा शब्द बना है, इसलिए दुपट्टा शब्द जो है पर किसी विशेष वर्ग का अधिकार नहीं है। अरे तुम जोर हाओ भाई। और हम लोग सर दो पत्र दे रहे थे, लेकिन अचानक क्या हुआ, ये 2 है ही सर, ऐसी कोई बात नहीं। ये दुशाला है। दुशाला, बिल्कुल ये दुशाला। दुपट्टा बोलने के बाद मिला, इसका मतलब कि जो गन्ने का रस निकल नहीं रहा था थोड़ा बहुत निकाला हुआ है। लेकिन सर आपको जो सामने श्रोता वर्ग बैठा हुआ है उसके चेहरे पे देखिए, लग रहा है कि जैसे निचोड़ा ही नहीं गया था इनको अभी तक, और आपके भाषण में कुछ निचोड़ा होगा, कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है कि अब तक निचोड़ा ही नहीं गया। श्रीधम सर आपका बहुत बहुत आभार। और अब मैं आगे व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए हो गया सर। डॉक्टर प्रमोद कुमार तिवारी जी को, जी सर, स्वागत के बाद बुलाओ। स्वागत हो गया सर, नहीं हो गया। हमने बोलने के लिए स्वागत कर रहा हूँ सर। अच्छा, इनको लगा कि बोलने के बाद स्वागत होगा। प्रमोद सर का स्वागत है और अपना व्याख्यान रखें सर। इस भव्य और जरूरी कार्यक्रम को साकार करने वाले आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष झा जी, इस सत्र के अध्यक्ष अत्यंत आत्मीय प्रोफेसर अनिल राय जी, मेरे आदिम मित्र कुंदन जी, संयोजक श्री धर्म जी, यहाँ सामने मेरे बहुत सारे अग्रज और वे लोग भी बैठे हैं जिनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है, कृष्ण मोहन झा जी, बजरंग बिहारी तिवारी जी, राजेश पासवान जी, रामज्ञा भाई, सत्यार्थ, प्रभात और हम सब की ऊर्जा के स्रोत विद्यार्थी मित्रों। इस आयोजन को भी विद्यार्थियों ने जितना श्रम किया है और जिस तरह से पोस्टर से लेकर सारी चीज़ें तैयार की हैं, उन सबको मैं याद करते हुए कुछ बातें रखना चाहता हूँ। कुंदन भाई ने जिस ईख के पेराई की बात की थी, उसका एक चरण और पूरा कर दिया उन्होंने। इसका एक पक्ष ये है कि बाद वाले
वक्ताओं को थोड़ा कम में बात रखने की छूट भी मिलती है, क्योंकि बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं। मैं जब विद्यापति के बारे में सोचता हूँ तो जैसा कि मित्रवर ने कहा, हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब पढ़ते थे तो अपभ्रंश से अपने आप लगाव हो जाता था। और विद्यापति को बिहार के लोग जिस तरह से देखते हैं, उनके लिए वो कहीं बाहर के लगते नहीं हैं, क्योंकि वो आपके घरों में मिलते हैं। जब आप छात्र नहीं होते, किसी विश्वविद्यालय में नहीं जाते, तब भी विद्यापति से परिचित होते। कहीं पढ़ा था कि जब आदमी बड़ा हो जाता है तो संज्ञा का विशेषण बन जाता है, जैसे ध्यानचंद विशेषण हो गए, तेंदुलकर विशेषण हो गए, एक बड़ी बात होती है। लेकिन जब मैं विद्यापति शब्द पर विचार कर रहा था तो मुझे लगा कि विशेषण का संज्ञा बनना उससे भी बड़ी बात है, क्योंकि विद्यापति, वाचस्पति या बृहस्पति शब्द को अगर आप सोचें तो ये संज्ञा में परिवर्तित हो रहे हैं, और ऐसी संज्ञा में कि विद्यापति नाम ले तो कोई और नहीं याद आएगा, सिर्फ एक व्यक्ति याद आएगा। तो ये एक लोक द्वारा दी गई प्रतिष्ठा है, क्योंकि शास्त्र ही हर चीज को नहीं प्रतिष्ठित करता, कई बार लोक के सामने शास्त्र भी हार जाता है। एक और बात, जब मैं यहाँ आने के लिए पढ़ रहा था तो मुझे रविन्द्रनाथ ठाकुर का एक अंग्रेजी का पत्र मिला जिसमें उन्होंने विद्यापति की चर्चा की, और उसमें लिखा है कि इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू वेलकम दिस लिटरेरी ट्रिब्यूट। और उन्होंने ये भी साथ में लिखा कि मैं बचपन से ही विद्यापति को प्रेम करता रहा। वे यद्यपि मैथिली के कवि थे, किंतु उनकी कविताएं और गीत मेरी युवावस्था की कल्पना को जगाने वाले शुरुआती आनंदों में से थीं। ये मैं उन्हीं के वर्ड यूज कर रहा हूँ। हिज पोएम्स एंड सॉन्ग्स वेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट डिलाइट्स that stirred me youthful imagination, and I even had the privilege of setting one of them to music. तो मेरे मन में ये भी आया कि वह क्या था जो रविन्द्रनाथ ठाकुर को आकर्षित कर रहा था। और ध्यान दीजिए कि रविन्द्रनाथ ठाकुर के नाम पर रविंद्र संगीत चलता है, और विद्यापति के नाम पर संगीत और नाच दोनों चलता है। विद्यापत नाच भी चलता है, विद्यापत संगीत भी चलता है। विद्यापति के जो विविध पक्ष हैं और क्यों वो विशेष हैं, इसका एक उदाहरण और मुझे कीर्तिलता पढ़ते हुए आया। बहुत सारे कवियों को, इंक्लूडिंग तुलसीदास जी से लेके कबीर और तमाम कवियों को पढ़ा, और तमाम लोगों ने अपने ग्रंथ के आरंभ में वंदना की है। वर्णानाम अर्थसंज्ञानाम रसानाम छंदसाम अपि। तुलसीदास जी यहीं से शुरुआत करते हैं। कीर्तिलता की रचना माना जाता है कि विद्यापति की वो पहली पुस्तक है, और मात्र 20 वर्ष की उम्र में वे कीर्तिलता लिख रहे थे। और कीर्तिलता की पहली पंक्ति, जिसको आप प्रथम पल्लव कहिए, उसने मेरा ध्यान आकर्षित किया, जिससे मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ। संभव है पहले किसी विद्वान ने चर्चा की हो। पीत रूप नय मह्य नाक नद्या मृणालम न ही तनय मृणाल कृत्वसो सर्पराज इति रुदति गणेशे स्मेर वक्त्रे च शंभव गिरिपति तनयाया पातु कौतूहलम वह। संस्कृत के श्लोक को हिंदी में कहें तो पहली ही पंक्ति में वे कह रहे हैं कि पिताजी मुझे देव गंगा का मृणाल ला दीजिए। मृणाल यानी कमल का। यह गणेश शिव से कह रहे हैं कि मुझे गंगा को बांधने वाली जो रस्सी जैसी मृणाल है वो ला करके दे दीजिए। शिव जवाब देते हैं कि पुत्र, वह मृणाल नहीं, वह तो सर्पराज है। इस बात पर गणेश जी रोने लगे। और कोई भी बच्चे को अगर कोई खिलौना मांगे या कोई चीज मांगे न मिले तो वो सहज रोएगा। तो जब वो रोने लगे तो शिव यानी शंभु के मुख पर कुछ हंसी आ गई। यह देखकर पार्वती जी को बड़ा कौतूहल हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये वंदना है और विद्यापति के कीर्तिलता की पहली पंक्ति है। तो यह देखकर पार्वती जी को बड़ा कौतूहल हुआ, वह कौतूहल आप सबका मंगल करे। ये वंदना है, कौतूहल का मंगल करना। और एक विद्यार्थी के लिए कौतूहल से बड़ा क्या हो सकता है। मतलब शंभु हमें आशीर्वाद दें, गणेश जी हम पर प्रसन्न रहें, पार्वती जी सदा सहाय रहें की जगह
जो कौतूहल हुआ वो कौतूहल आपका मंगल करे। मुझे लगता है ऐसी वंदना का उदाहरण मिलना मेरे लिए तो अब तक ये प्रथम है। ये विद्यापति हैं और 20 वर्ष के युवा विद्यापति किस तरह से वो चीजों को देखते हैं। इसके बाद जब भाषा की बात आती है, जिसकी चर्चा मित्रवर ने भी की और इसके पहले भी हुई होगी, कि संस्कृत भाषा बहुत लोगों को कठिन है और प्राकृत भाषा रस का मर्म नहीं दे पाती। सक्के वाणी बहु न भावई, पाऊं अरस को मम्म न पावई। 13वीं 14वीं 15वीं सदी में संस्कृत का एक विद्वान ये कह रहा है कि संस्कृत और प्राकृत से काम नहीं चलेगा। निश्चित रूप से आज जो अंग्रेजी की हालत है उसमें संस्कृत की वो हालत तो रही ही होगी। बिना अंग्रेजी में बोले आप विद्वान कैसे, बिना संस्कृत में लिखे आप विद्वान कैसे। तो विद्वता तो विद्यापति ने भी पर्याप्त मात्रा में दिखाई है, लेकिन उनको ये मालूम था कि विद्वता दिखाना एक बात है और जन जन में रच बस जाना बिल्कुल अलग बात है। अभी जिस श्लोक की और जिस पद की व्याख्या मित्रवर कर रहे थे, बालचंद विद्यावई भाषा, उसमें ध्यान दीजिए कि वो कह रहे हैं कि दुर्जन निंदा आचार्य तुलसीदास ने भी की है, गोस्वामी जी ने खूब की है, दुर्जन निंदा ये भी कर रहे हैं। लेकिन उसमें एक खास बात है कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि विद्यापति की निंदा करने वाले से कोई दिक्कत नहीं। विद्यापति कौन सी चीज बनाती है, इस पर थोड़ा सा प्रयास मैं चाहूंगा कि बात होनी चाहिए। और इसी बात से ये बात जुड़ती है कि हर एक रचनाकार अपने युग से तो पैदा होता है, लेकिन वो किस युग में है, और कई बार तो ये भी होता है कि रचनाकार युग बदल देते हैं। विद्यापति जिस युग में है, जिसको आप, मेरी शीर्षक भी था पत्र का, संक्रांति काल के कवि विद्यापति। संक्रांति यानी संधि, जोड़, जहां एक युग जा रहा हो, एक युग आ रहा हो। तो अगर आप समय की दृष्टि से देखेंगे तो एक तरफ आदिकाल के आखिरी कवि आते हैं के रूप में विद्यापति, और भक्ति काल के या मध्यकाल के प्रथम कवि के रूप में। जो लोग संक्रांति काल में होते हैं, अगर वो प्रतिभाशाली हैं, तो वे एक भाषा में या एक विधा में सीमित हो ही नहीं सकते। जैसे 1857-50 के बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र आते हैं, कविता ब्रज में लिख रहे होते हैं और गद्य हिंदी में लिख रहे होते हैं। यहाँ तक बोल देते हैं कि हिंदी में तो कविता लिखी ही नहीं जा सकती। नाटक भी लिख रहे हैं, कविता भी लिख रहे हैं, रिपोर्टाज और उपन्यास और अधूरे यात्रा वृत्तांत, एक साथ बहुत सारी विधाओं में लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक इसी तरह ध्यान दीजिए कि जयशंकर प्रसाद आते हैं तो ब्रज में भी कविता लिखते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं। बाद के दिनों में अज्ञेय भी हैं जो अनेक विधाओं में रचते हैं। तो जो संक्रांति काल का रचनाकार होता है, उसका दायित्व तो इस रूप में बहुत बड़ा हो जाता है कि उसको एक साथ बहुत कुछ साधना है। और विद्यापति में मैंने ऐसे ही यूं ही गिनने का प्रयास किया तो 10 प्रकार की संक्रांति मुझे दिखी। पहला, समय के आधार पर 2 युगों के बीच में खड़े हैं, आदिकाल मध्यकाल। भाषा के स्तर पर देखें तो संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, औहट, मैथिली, बंगाली भी जानते ही थे, तो इतनी भाषाओं के बीच खड़े हैं। शासन, मिथिला क्षेत्र में ओइनवार वंश था, और बगल में बड़ा राजा के रूप में, जिसको आप लोग जौनपुर कहते हैं, जौन शब्द यवन से बना है, जवनपुर, जौनपुर, जानपुर बना, जिसका वर्णन भी वो करते हैं। तो 2 तरह के शासन व्यवस्था चल रही, उसके बीच खड़े हैं। प्रवृत्ति की दृष्टि से तो इतनी ज़्यादा बहस हो चुकी है कि वो भक्त हैं कि श्रृंगार हैं। मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि भक्त और श्रृंगार में इतनी बड़ी दूरी क्यों मानते हैं भाई। ऐसा थोड़ी है कि श्रृंगार किसी और क्षेत्र का होता है और भक्त कहीं और से आता है। भक्ति का अस्थायी भाव क्या है? भक्त रस नाम का तो कोई रस है नहीं, श्रृंगार रस के ही अंतर्गत भक्ति भी आती है। तो भक्ति और श्रृंगार परस्पर विरोधी नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। और भक्ति के मूल में भी प्रेम है, श्रृंगार के मूल में भी प्रेम है, तो एक वो भी है। दर्शन के स्तर पर ऐहिक और आध्यात्मिक, हालांकि मुझे इसमें संदेह है कि बिना ऐहिक हुए आध्यात्मिक कैसे हुआ जा सकता है, इस पर थोड़ी चर्चा आगे भी करूंगा। शास्त्र बनाम लोक, इन दोनों का द्वंद्व भी लगातार दिखता है।
पद्य लिखते हैं, लेकिन गद्य के प्रारूप भी आपको कई उनकी रचनाओं में मिल जाता है। कुछ लोग रचनाकारों ने उनको कहा कि ये तो चित्र के कवि हैं, क्योंकि कीर्तिलता में चित्र दिखता है। वर्णन आता है जब जौनपुर का कि एक के माथे के टीका जो है दूसरे के ऊपर छू जा रहा है, या एक के यज्ञोपवीत दूसरे के शरीर में फंस जा रहा है, तो चित्र के कवि। और पदावली के आधार पर मूर्ति के कवि हैं, तो चित्र बनाम मूर्ति का भी द्वंद्व दिख रहा है। और यह संधि या ये जो संक्रांति है वयः संधि तक पहुंच जाती है। उम्र की संधि, शैशव, किशोर उस अवस्था रही होगी, हालांकि शैशव शब्द का प्रयोग विद्यापति ने बार बार किया है। आज हम जिस अर्थ में शिशु को ले रहे हैं उस समय शायद नहीं लिया जाता रहा होगा, वरना किशोर और युवावस्था के बीच का वर्णन करते उन्होंने शैशव अवस्था का वर्णन किया है। देवता के स्तर पर भी शिव और विष्णु दोनों को साधते हैं। उनका चर्चित भल हरि भल तुल कला, खन पित वसन खन ही बग छला, खन पंचानन खन भुजचारी, खन शंकर खन देव मुरारी। तो एक साथ विद्यापति के इतने पक्ष, और ये जो संक्रांति है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे देहरी पर दीपक रख दिया जाए और वो दोनों तरफ प्रकाश फैलाए, घर के भीतर भी घर के बाहर भी, वैसे ही विद्यापति की रचना एक साथ कई तरफ प्रकाश फैलाती हैं। और साथ ही साथ ये भी कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था कि आदिकालीन कवि मनुष्य को ईश्वर के रूप में चित्रित करता है, लेकिन विद्यापति के मनुष्य और कवि के बीच मुझे लगता है ये फर्क भी मिट जाता है। कहाँ वो ईश्वर है और कहाँ वो साधारण मनुष्य हो जाते हैं, यह बात स्पष्ट नहीं रह जाती। जिस तरह हिंदी में आरोप लगे थे, बंगाल के आलोचकों ने भी अलग शब्दों में एक बात कही थी कि विद्यापति की कविता में शरीर का अंश अधिक है और आत्मा का अंश कम है, जिसको शुक्ल जी ने भी आध्यात्मिक रंग के चश्मे की बात कही थी। ये जो शरीर का अधिक होना, आत्मा का कम होने वाला द्वंद्व है, ये भी मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि बेचारी आत्मा रहेगी कहाँ। अगर आपके पास शरीर ना हो और शरीर के स्तर पर आपको अनुभव ना हो, तो आप आत्मा को लेकर कहाँ जाएंगे। मुझे जो विद्यापति का सबसे प्रभावी पक्ष लगता है वो कि जीवन और लोक इतना महत्वहीन नहीं है कि परलोक के चक्कर में आप लोक को भूल जाएं। होता होगा परलोक बहुत महत्वपूर्ण, जिस दिन परलोक में हम लोग जाएंगे उस दिन उसके बारे में सोचेंगे। फिलहाल तो लोक के सौंदर्य, लोक के रस और लोक के जो आनंद तत्व है, उसके बारे में सबसे अधिक अगर हमारी मदद कोई कवि करता है तो वो विद्यापति हैं। और इसीलिए वे सौंदर्य के कवि, सौंदर्य के दर्शन के कवि और उसके विविध पक्षों को उठाने वाले, यानी सौंदर्य के सृष्टा भी हैं और उपभोक्ता भी। इसलिए अनेक वर्णनों में एक तरह की तटस्थता भी दिखती है। जैसे जब वो राधा का वर्णन कर रहे हैं, या तो आपको ये लगेगा नहीं कि वो देवी राधा या माँ राधा का वर्णन कर रहे हो। कई बार तो ऐसा लगता है कि वर्णन करने वाला व्यक्ति उस स्तर पर, बल्कि भौतिक या मानसिक स्तर पर नहीं उतरा होगा, उसका अनुभव नहीं किया होगा, तो ऐसा वर्णन भी नहीं कर सकता है। एक बड़ा काम जो उन्होंने किया, और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज हम लोग 2025 में देख रहे हैं, अभिजात और सामान्य जन के बीच का जो गैप है, ये हमेशा से रहा होगा, और बहुत कम लोग होते हैं जो इसको भरने का प्रयास करते हैं। विद्यापति ने इसको किस रूप में भरा और यह क्यों महत्वपूर्ण है, ये बात इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि लोक के जैसे जैसे आप निकट जाते हैं, आपके ऊपर कुछ आरोप लगने शुरू होते हैं, और उसमें सबसे बड़ा आरोप अश्लीलता का है। केवल विद्यापति पर नहीं लगा। अगर आप लोग याद रखें तो भिखारी ठाकुर पर भी अश्लीलता का आरोप पर्याप्त मात्रा में लगा। एक नाटक है उनका गबर घिचो, जिसमें एक व्यक्ति कहीं बाहर चला जाता है और स्त्री को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, और दूसरा व्यक्ति उस पर दावा करता है, और बाद में जब वो लौट के उसका पति आता है तो इस बात पर बहस होती है कि वो पुत्र माना किसका जाए।
और यहाँ तक बात चली जाती है कि भाई दूध रखा है, कोई जोरन डाल के चला गया और दही बन गई, तो जोरन वाले की दही थोड़ी होगी जिसका दूध होगा। इस स्तर तक चीजें चली जाती हैं। सवाल ये है कि लोक के करीब जाने पर अश्लीलता का आरोप क्यों लगता है, और विदापत नाच और विदापत संगीत को बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। रेणु के महिला आंचल को आप लोगों ने पढ़ा होगा और उसमें विदापत नाच का प्रसंग आता है। रेणु ने जो पहला रिपोर्टाज लिखा, बाद में तो उनके रिपोर्टाज बहुत चर्चित हुए, वो पहला रिपोर्टाज विदापत नाच पर था। और उसमें एक जगह वे लिखते हैं कि विदापत नाच निम्न स्तर के लोगों की ही चीज रह गई है, तथा कथित भद्र समाज के लोग इस नाच को देखने में अपनी हेठी समझते हैं। फिर उन्होंने कई जातियों का वर्णन करके ये बताया, जिनको तथाकथित छोटी जात कहा जाता है, कि उनके यहाँ इसकी धूम मची रहती है। इसके बाद की पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, जो रेणु खुद अपने ऊपर कहते हैं। वे लिखते हैं कि जब से मैं अपने को भद्र और शिक्षित समझने लगा, तब से इस नाच से दूर रहने की चेष्टा करने लगा, किंतु थोड़े दिनों के बाद ही मुझे अपनी गलती मालूम हुई और मैं इसके पीछे फिदा रहने लगा। रेणु एक समय विदापत नाच से दूर जाते हैं और बाद में ऐसे फिदा हो जाते हैं कि पहला रिपोर्टाज विदापत नाच पर लिखते हैं, महत्वपूर्ण उपन्यास महिला आंचल में उसका प्रसंग लेकर के आते हैं। यानी लोक के करीब जाना एक स्तर पर तो आपको नीचे ले जाना, आपके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाने का सूचक है, लेकिन एक समय के बाद आप देखिए तो वही लोक आपको ऐसे प्रतिष्ठित करता है कि उसके आगे सारी शास्त्रीयता एक तरह से फीकी पड़ जाती है। और एक मामले में मुझे लगता है कि विद्यापति के यहाँ शरीर उत्सव की तरह आता है, उनके पास कोई कुंठा नहीं है। और अभी जब डॉक्टर विनय कुमार चर्चा कर रहे थे, वो असली वाले डॉक्टर थे, साइकोलॉजी के ही वो रहे, मनोविज्ञान के, तो उस चर्चा में ये बात उभर कर भी आ रही थी कि अगर आप में कुंठा नहीं है तो शरीर का उत्सव हो या प्रेम का उत्सव हो, प्रेम का उत्सव मनाना एक चीज है और प्रेम में बल का प्रयोग करना, शायद जहां उत्सव धर्मिता की मात्रा जितनी कम होती जाएगी, बलात्कार की मात्रा उतनी बढ़ती जाएगी। क्योंकि जब आपके भीतर रस तत्व तो नहीं होगा, सौंदर्य तत्व तो नहीं होगा, तभी कब्जा जमाने वाली प्रवृत्ति भी आएगी। और ये वर्णन तो एक तरह से विद्यापति हमारी स्त्री दृष्टि को भी और उन्नत करने की तरफ संकेत करते हैं। और ध्यान दीजिए कि उनके यहाँ जो वर्णन आता है शिव और पार्वती का, वो भी देवी देवता वाला नहीं आता है, उसमें लोक तत्व तो हावी हो जाता है। पार्वती कहती हैं, हम नहीं आज रहब यही आंगन गे माई, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अब देवी पार्वती और एक सामान्य स्त्री पार्वती, एक जगह वे फिर कहती हैं कि फिर नाही करब वर हर निर्मोहिया, ये गीत के रूप में बहुत ही लोकप्रिय और गाया भी जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि शरीर को लेकर कोई अपराध बोध विद्यापति में नहीं था, और अपराध बोध का न होना एक स्त्री दृष्टि का भी सूचक रहा है। और गोपियां कृष्ण को ईश्वर कम अपना पड़ोसी और साथी अगर नहीं मानती तो फिर इस तरह का वर्णन भी नहीं करती। और ये ध्यान दीजिए कि बाद में सूरदास पीछे ही आते हैं, और सूरदास की गोपियां लोक और जीवन को कितना महत्व देती हैं और उद्धव को कैसे सबक सिखाती हैं। तो ये पूरे के पूरे प्रसंग किसी न किसी रूप में विद्यापति के पास हमें पहली बार नजर आते हैं। और एक और पक्ष उनका जो संगीत तत्व का पक्ष है, राग तरंगड़ी नामक लोचन कवि ने 17वीं सदी में एक किताब तैयार की थी, राग तरंगड़ी, जिसमें रागों के वर्णन के आधार पर उसमें विद्यापति के 51 पद लिए थे। और विद्यापति के कुछ एक संग्रहों को अगर आप देखें, खासतौर से नेपाल से जो आए हैं, तो उसमें हर पद के ऊपर राग का वर्णन किया गया है। राग मालो, मालवा आज की तारीख में है। राग धनछी लिखा हुआ है, लेकिन धनश्री राग आज की तारीख में गाया जाता है। सारंगी, गुजरी, बरली, ललित, नाट, विभास, बसंत, बसंत आदि राग तो बहुत लोकप्रिय आज के भी राग हैं। इनके नाम पहले से लिखे हुए हैं और उसके बाद पद आते हैं।
तो जो विदापत संगीत या विदापत नाच और पदावली को बार बार हर एक उत्सव में, घर के उत्सव में या किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में, कुछ साथियों ने मुझे मिथिला के तो ये भी बताया कि सत्यनारायण व्रत की कथा होती है, पहले खूब बड़ी बड़ी बात और दर्शन की बात हो जाएगी, जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो पहले खत्म करने से पहले चलो थोड़ा विद्यापति को गा लेते हैं। तो विद्यापति का गाना वहाँ मनोरंजन भी है, संस्कृति के अनवरत चलना भी है और साथ ही साथ ईश्वर की आराधना भी है। इसको आप सिर्फ ईश्वरीय तत्व और आध्यात्मिक तत्व से जोड़ेंगे तो थोड़ी समस्या आएगी। एक और पक्ष मुझे जो दिखा, एक बड़ा अच्छा पद है उनका, ससन पर से खसु अंबर रे देखल धनी दे, नव जलधर तर चमकै रे जनी बिजुरी रे। अब ये जो ससन पर से है, अब ससन श्वसन भी हो सकता है, सांस लेने से ऊपर उठता है और आंचल खिसकता है, श्वासोच्छ्वास हो सकता है, पवन के ससरने से भी हो सकता है। लेकिन ये देखिए कि नव जलधर तर चमके रे जनी बिजुरी रे, और इसी के साथ वो पंक्ति याद करिए, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। वहां पर भी वो कह रहे हैं कि नायिका का थोड़ा सा आंचल खिसक गया और इसके कारण उसके देह की आभा दिख गई और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे घनघोर बादलों के भीतर से बिजली की चमक उठ करके आ गई हो। बिजली रे लिखा है ना, चमके रे जनी बिजुरी रे, और फिर जयशंकर प्रसाद की इस पंक्ति को उठाई है। क्या दोनों में सामने नहीं नजर आता? और जब पहली बार हम लोग, मुझे प्रसाद जी की पंक्ति पहले मिली थी, विद्यापति की पंक्ति तो बहुत बाद में मिली, और तब हमें ये हमारे अध्यापकों ने भी बताया था कि ऐसा अद्भुत बिंब प्रसाद जी ने प्रथम बार प्रयोग किया, जहां आकाश में तड़कती बिजली से श्रद्धा के शरीर की कांति का वर्णन किया है। जब मैं विद्यापति को पढ़ा तो मुझे लगा कि उनसे कम से कम 600 साल पहले, 500 साल पहले तो इन्होंने कर ही दिया था। इसी तरह कनक लता जनि संचर रे मही निरवलंब। अब कनक लता का प्रयोग अनेक पदों में विद्यापति ने किया है, और बाद में आप रीति काल में जाएं तो कनक शब्द कितनी बार आता है, कनक छरी सी कामनी काहे को कटिछी। तो इनके परंपरा निश्चित रूप से संस्कृत से उन्होंने बहुत लिया है, और एक तो पूरी किताब ही है जिसमें संस्कृत, बांग्ला, हिंदी, इन कवियों पर कितना प्रभाव है और कहाँ से क्या लिया है, बड़ी मेहनत करके एक लेखक ने लिखा भी है। जिस मानसलता की बात होती है, करधरी कूच विकल भेली नारी, उसके पद भी एक सूरदास के नाम से भी आता है, कई और नाम के रचनाकारों के नाम से आता है कि आपन भुज श्याम भुज ऊपर, श्याम भुज अपने उर धरिया, यूं लटपटाए रहे उर उर ज्यों कंचन मणि मरकत में जड़िया। अब किसी के भुजा को अपने दिल के पास रखना, ये वर्णन सीधे सीधे वहां से जुड़ रहा है। और आखिरी बात जो मैं रखना चाह रहा था कि अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में रस पर एक गोष्ठी हुई थी, नंदकिशोराचार्य जी आए थे, लगातार रस की चर्चा हो रही थी। जब हम विद्यापति पर बात करते हैं तो उनके पदों को ऐसे ही पलटते हुए रस शब्द इतनी बार आया, तो मैं सारे तो नहीं, 3 उदाहरण दे करके कि क्यों इतना रस पर बल है विद्यापति का। रस में विद्यापति कवि गाओ, विद्यापति अपने नाम के पहले विशेषण लगा रहे हैं। रस में विद्यापति कवि गाओ, राजा शिव सिंह बूझ रस भाव, पद संख्या 5 पृष्ठ 7, ये नरेंद्र झा वाली किताब। विद्यापति कवि गाओल रे बूझे रस मंत, देव सिंह नृपनागर रे हांसनी देई कंत। या ए सखी पेखल एक अपरूप, सुनैते मानव सपन स्वरूप। इसके आगे आता है, सुकवि विद्यापति इह रस भान, सुपुरुख मरम तो ही जल जान। ये बार बार और सब हमेशा ये पद के आखिर में आ रहा है, जहां वो रस से जोड़कर अपने आप को व्याख्यायित कर रहे हैं। ये जो रस तत्व है, कहने की आवश्यकता नहीं कि जिसके हमारे जीवन से लगातार उष्णता इतनी है और सूखापन इतना है कि हमारे भीतर का रस तत्व कम होता जा रहा है।
आज जब मैं आ रहा था, बाहर बारिश हो रही थी, तो मुझे लगा कि विद्यापति पर चर्चा का ये सबसे अच्छा समय है। और इस रस को अगर आप पकड़ेंगे तो विद्यापति के साथ आपका साधारणीकरण, आपका तादाद ज़्यादा होगा, क्योंकि कृष्ण का जो भागवत रूप है, उस भागवत रूप को विद्यापति भावगत रूप बना देते हैं। भागवत का भावगत हो जाना, रासान्वयी का रसान्वयी हो जाना, ये विद्यापति की बहुत बड़ी सफलता है। और ये भी एक कारण है कि भले तिले तिले नूतन उनके कृष्ण हो रहे हैं, लेकिन मैं स्वीकार करूं कि आज से 25 साल पहले जब मैं BHU में पढ़ा और बाद में पढ़ा, मेरे लिए तो विद्यापति भी तिले तिले नूतन होते हैं। और आखिर में एक बात और कह के अपनी बात को पूर्ण करूंगा, वो ये कि एक बार एक लेख के चक्कर में मैं खोज रहा था कि भारत के तमाम राज्यों में आत्महत्या की दर कहाँ सबसे ज़्यादा है और कहाँ सबसे कम है। तो पता चला कि बिहार में आत्महत्या की दर सबसे कम है, जबकि बिहार में गरीबी सबसे ज़्यादा है, बेकारी सबसे ज़्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। तो ये समझ में नहीं आया कि ये आत्महत्या का दर सबसे कम क्यों है। बाद में मुझे ये पता चला कि तनाव और हताशा को अगर आप दूर नहीं करेंगे, अगर आप बहुत तनाव में हैं लेकिन आपके साथ परिवार है और आप उत्सव धर्मी हैं, आप ध्यान दीजिएगा, छठ से लेकर तमाम त्योहारों में सबसे ज़्यादा ट्रेन में भर के भले गांव जाएंगे, लेकिन वहाँ के लोग जाते हैं। तो फटकनाथ गिरधारी होने के बाद भी उत्सव धर्मिता अगर कम नहीं होगी तो आप तनाव के उस स्तर पर नहीं पहुँचेंगे जहाँ आत्महत्या करने की नौबत आ जाए। मुझे ऐसा लगता है कि विद्यापति के इन गीतों ने, लोक में रचे बसे और भीगे हुए उन गीतों ने, जिन गीतों के आधार पर अश्लीलता के तमाम रचनाकारों पर आरोप लगे, उन गीतों ने इन गरीब लोगों को, उपेक्षित लोगों को उस तनाव के चरमावस्था पर पहुंचने से बचाने का काम किया है। तो इस दृष्टि से विद्यापति की जो पंक्ति है कि जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपत भेल, ये इतनी ऊर्जा देता है कि जब आप टूटने लगें, जब आप हताश होने लगें, तो चलो छोड़ो, हमने तो इतना सुंदर पंक्ति एक बार गा लेते हैं और गाने के बाद मस्त हो जाते हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा। तो विद्यापति की एक सफलता ये भी है, और लोक को लेकर के, इसीलिए लोक ने जैसी प्रतिष्ठा विद्यापति को दी, वो तो बड़े से बड़े रचनाकार, क्या नोबेल प्राइज किसी को ये प्रतिष्ठा देगा या कोई और दे सकता है। बाद के दिनों में बांग्ला समाज के जिस तरह जातीय कवि के रूप में रविन्द्रनाथ ठाकुर आते हैं, बच्चन सिंह ने जातीय कवि कहा है। और मुझे ये लगता है कि बाद के कवियों की जो पूरी श्रृंखला है, आप रीतिकाल को समझना चाहें, भक्ति काल को समझना चाहें, छायावाद को समझना चाहें, तो विद्यापति आपको सूत्र देते हैं। और साथ ही इस बात का भी सूत्र देते हैं कि अकुंठ ढंग से शरीर का, ऋतु का और प्रेम का उत्सव कैसे मनाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे बुलाया। नमस्कार। बंगाल पर लगभग तुर्कों का शासन स्थापित हो गया था। यात्राएं करते हैं वो विद्यापति जो है, जौनपुर जाते हैं और जौनपुर के शासक का वो चित्रण भी करते हैं, वर्णन भी करते हैं। उसका चूंकि आश्रय में रहे, राजाओं के और सुल्तानों के दबाव में रहे, लेकिन एक ये भी उनकी विशेषता है कि उसको उस दबाव को बहुत ज्यादा महसूस नहीं किया उन्होंने। जौनपुर के शासक के प्रति प्रतिरोध भी जताया है उन्होंने। कीर्तिलता का जिक्र हुआ। कीर्तिलता में आप देखेंगे किस किस तरह की जो संस्कृतियां हैं, किस किस तरह का समाज है, समाज में किस किस तरह का अंतर विरोध है, द्वंद्व है, संस्कृतियों का द्वंद्व है, वह आपको दिखाई पड़ता है। एक जगह लिखा उन्होंने कि जो बाभन बरुआ होते थे, उनके मुंह में तुर्क जो थे जबरदस्ती मांस का टुकड़ा चूस देते थे, जनेऊ तोड़ देते थे।
इस तरह के समय में विद्यापति रचना कर रहे थे। जब राजा गणेश की मृत्यु होती है तो ओइनी वंश पर क्या बीतता है, जो वही, जैसे मैं बल्कि गीतलता पढ़ते हुए मुझे याद आ रहा था कि जैसे जायसी ने पद्मावत में लिखा है कि चितौर भा इस्लाम, उसी तरह से मिथिला जो था, जैसे लगता है कि राजा गणेश के मरने के बाद अनाथ हो गया है। जिन जिन राजाओं के आश्रय में रहे उनके लिए उन्होंने आज्ञा पर भी रचनाएं लिखी। पुरुष परीक्षा, जहां तक मुझे याद है राजा शिव सिंह के कहने पर उन्होंने पुरुष परीक्षा लिखी थी। कीर्ति पताका उन्होंने लिखी। बहुत सारी भाषाओं के जानकार थे, जैसा कि अभी बताया गया, प्राकृत के, अपभ्रंश के, संस्कृत के। बहुत सी रचनाएं तो उनकी संस्कृत में है, उसका लोगों को ज्ञान ही नहीं। स्वयं कीर्ति पताका संस्कृत में। कीर्तिलता भी गद्य पद्यमय रचना है। किन किन तरह के बाजार होते हैं उस समय, उसका इतना सुंदर चित्रण किया है। कहीं मछली बाजार तो कहीं सराफा बाजार तो कहीं सब्जी बाजार, इतने तरह के बाजारों का वर्णन है कीर्तिलता में। आप देखेंगे आश्चर्य होता है। बड़ा कवि बनने के लिए बहुज्ञ होना जरूरी माना जाता था, बहुत सारे विषयों का ज्ञान। तो जब आप लोक से जुड़ेंगे, जन से जुड़ेंगे, मासेज के साथ जाएंगे, तब आपको समाज की दशा का ज्ञान हो सकता है। तो इतना उनका जो चित्रण है उसका वैविध्य इतना है। एक समय का ये जो रचनाकार है, एक समय में इतनी सारी रचनाएं लिखता है, इतनी भाषाओं में रचनाएं लिखता है, और उसकी रचनाओं के कंटेंट्स आप देखें, उसके विषय देखें, किन किन विषयों पर लिखता है। उसको राजनीति का भी ज्ञान है, उसको अर्थ का भी ज्ञान है, और उसको अपने समय और समाज और संस्कृति की भी गहरी समझ है। मैं समझता हूं कि चंडीदास, शंकरदेव, कबीर, सूर, तुलसी, नरसिंह मेहता, ये सब जागरण के रचनाकार हैं। विद्यापति का व्यक्तित्व इनसे निराला दिखता है। वो जागरण के भी रचनाकार हैं और सौंदर्य के भी उपासक हैं। एस्थेटिक सेंस जो उनका है अद्भुत है, क्या कोई जवाब नहीं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो विद्यापति का जो व्यक्तित्व है, उनकी जो पर्सनैलिटी है, विभिन्न विरोधी विचारधाराओं का भी एक तरह से गुच्छ है। वो कोई बात नहीं, 2:15 बजे मुझे भी यूनिवर्सिटी पहुंचना, लेकिन कोई बात नहीं। आपने चलिए, मिनिस्टर रुकेंगे नहीं, इसलिए। नहीं आने कैसे, अच्छा लगा आपसे मिल करके। जी जी। मुझे भी जाना होगा। वे संक्रमण काल के प्रतिनिधि रचनाकार, दरबारी होते हुए भी जन कवि, और श्रृंगारी होते हुए भी भक्त कवि हैं। ये उनके व्यक्तित्व की बहुत बड़ी विशेषता है। वे शैव भी हैं, वैष्णव भी हैं और ब्राह्मण भी हैं, लेकिन वे ऐसे ब्राह्मण नहीं हैं जो नैतिकता और आदर्श के बोझ से दबे हुए हैं। उनका व्यक्तित्व बहुत गुंफित है। उनकी रचनाओं में मिथिला के धान के यौवन की गंध है, आमों के बौर की महक है, उसमें बागमती, कमला, गंडक
और कोसी की प्रवहमान धारा है। इस तरह से विद्यापति जैसे कवि की निर्मिति होती है। लोक कंठ में विद्यमान उनकी रचना पदावली, उनका लेखन काव्य तक सीमित न रह करके इतिहास और अन्य अनुशासनों में भी फैलता हुआ दिखता है। युद्ध का इतना सुंदर चित्र और उसका प्रभाव कैसा पड़ता है जनजीवन पर, आज देख रहे हैं आप कि दुनिया में जिस तरह से लड़ाइयाँ हो रही हैं, उन लड़ाइयों का आम जन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आम जन उससे किस तरह से प्रभावित होता है, उस समय विद्यापति लिख रहे थे कीर्तिलता में। विद्यापति ने देवताओं की भी प्रशस्ति लिखी है और राजाओं की भी प्रशस्ति लिखी है, लेकिन दोनों की प्रशस्तियां एक जैसी नहीं है। कई बार वो देवताओं की प्रशस्ति राजाओं की तरह करते हैं और राजाओं की प्रशस्ति देवताओं की तरह करते हैं। इस मामले में विद्यापति अद्भुत है। उनका ब्रह्म, पंचानन शिव और चतुर्भुज विष्णु की तादात्म्य से बना हुआ है। इसीलिए उनकी यह उदार सहिष्णुता उन्हें शैव और वैष्णव भक्ति आंदोलन से जोड़ता है। विद्यापति का प्रभाव परवर्ती काल में मैथिली भाषा और साहित्य में लंबे समय से रहा। सारे रचनाकार बिना विद्यापति से मिले अपना रास्ता नहीं तय कर सकते थे। वहीं से उन्हें रास्ता मिलता है। स्वयं रविन्द्रनाथ ठाकुर का जिक्र किया गया। रविन्द्रनाथ ठाकुर पर इतना प्रभाव था कि कहा जाता है कि वे अपनी किशोरावस्था में भानु सिंह नाम से, एक कल्पित नाम से विद्यापति की नकल करते थे। पुरुष परीक्षा, आजकल जेंडर विमर्श बहुत होता है। जेंडर विषय को ग्रंथ है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने उसका अनुवाद टेस्ट ऑफ मैन नाम से किया था और ये रचना फोर्ट विलियम कॉलेज में टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती थी। बहुत सी बातें हुई हैं। मैं आज के संदर्भ में विद्यापति का खास करके स्त्री विमर्श को लेकर के क्या उनका योगदान हो सकता है और किस तरीके से हम विद्यापति को नए संदर्भ में देख सकते हैं। मेरा ये मानना है कि विद्यापति ऐसे पहले हिंदी के कवि हैं जिन्होंने स्त्री की निगाह से स्त्री को देखा है। उनकी जो नचारियां हैं, नचारी मतलब लाचारी, स्त्री किस तरह से लाचार है, क्योंकि आप ये भूल नहीं सकते हैं कि विद्यापति सामंती समाज की उपज है। उस सामंती समाज में स्त्री, मैंने किसी आलोचक की बात पढ़ी थी, लिखा था कि स्त्री तभी वो मुक्त हो सकती है जब वो प्रोस्टिट्यूट हो जाए। ऐसी स्थिति आप देख सकते हैं कि उस मध्यकाल में सामंती समाज में स्त्री मुक्त होकर के कोई बात कर ही नहीं सकती थी। विद्यापति का इस बात में महत्व है कि वो स्त्री की बात स्त्री हो करके कहते हैं, उस दृष्टिकोण से स्त्री को देखते हैं। बाल विवाह तब भी होता था
आज भी होता है, हमारे समाज से वो गया नहीं है। कोई भी रचनाकार प्रासंगिक तब होता है जो अपने समय में तो रहे ही, अपने समय की सीमाओं को भी जो पार करता है। विद्यापति सवाल उठाते हैं और संवाद के माध्यम से आप देखेंगे, जैसे लगता है कि दो सखियां आपस में बात कर रही हैं और वो एक दूसरे से अपना दुख, बंगाल पर लगभग तुर्कों का शासन स्थापित हो गया था, यात्राएं करते हैं वो विद्यापति जो है, जौनपुर जाते हैं और जौनपुर के शासक का वो चित्रण भी करते हैं, वर्णन भी करते हैं। उसका चूंकि आश्रय में रहे, राजाओं के और सुल्तानों के दबाव में रहे, लेकिन एक ये भी उनकी विशेषता है कि उस दबाव को बहुत ज्यादा महसूस नहीं किया उन्होंने। जौनपुर के शासक के प्रति प्रतिरोध भी जताया है उन्होंने। कीर्तिलता का जिक्र हुआ। कीर्तिलता में आप देखेंगे किस किस तरह की जो संस्कृतियां हैं, किस किस तरह का समाज है, समाज में किस किस तरह का अंतर विरोध है, द्वंद्व है, संस्कृतियों का द्वंद्व है, वह आपको दिखाई पड़ता है। एक जगह लिखा उन्होंने कि जो बाभन बरुआ होते थे, उनके मुंह में तुर्क जो थे जबरदस्ती मांस का टुकड़ा ठूस देते थे, जनेऊ तोड़ देते थे। इस तरह के समय में विद्यापति रचना कर रहे थे। जब राजा गणेश की मृत्यु होती है तो ओइनी वंश पर क्या बीतता है, जो वही, जैसे मैं बल्कि कीर्तिलता पढ़ते हुए मुझे याद आ रहा था कि जैसे जायसी ने पद्मावत में लिखा है कि चितौर भा इस्लाम, उसी तरह से मिथिला जो था, जैसे लगता है कि राजा गणेश के मरने के बाद अनाथ हो गया है। जिन जिन राजाओं के आश्रय में रहे उनके लिए उन्होंने आज्ञा पर भी रचनाएं लिखी। पुरुष परीक्षा, जहां तक मुझे याद है राजा शिव सिंह के कहने पर उन्होंने पुरुष परीक्षा लिखी थी। कीर्ति पताका उन्होंने लिखी। बहुत सारी भाषाओं के जानकार थे, जैसा कि अभी बताया गया, प्राकृत के, अपभ्रंश के, संस्कृत के। बहुत सी रचनाएं तो उनकी संस्कृत में है, उसका लोगों को ज्ञान ही नहीं। स्वयं कीर्ति पताका संस्कृत में। कीर्तिलता भी गद्य पद्यमय रचना है। किन किन तरह के बाजार होते हैं उस समय, उसका इतना सुंदर चित्रण किया है। कहीं मछली बाजार तो कहीं सराफा बाजार तो कहीं सब्जी बाजार, इतने तरह के बाजारों का वर्णन है कीर्तिलता में। आप देखेंगे आश्चर्य होता है। बड़ा कवि बनने के लिए बहुज्ञ होना जरूरी माना जाता था, बहुत सारे विषयों का ज्ञान। तो जब आप लोक से जुड़ेंगे, जन से जुड़ेंगे, मासेज के साथ जाएंगे, तब आपको समाज की दशा का ज्ञान हो सकता है। तो इतना उनका जो चित्रण है, उसका वैविध्य इतना है। एक समय का ये जो रचनाकार है, एक समय में इतनी सारी रचनाएं लिखता है, इतनी भाषाओं में रचनाएं लिखता है, और उसकी रचनाओं के कंटेंट्स आप देखें, उसके विषय देखें, किन किन विषयों पर लिखता है। उसको राजनीति का भी ज्ञान है, उसको अर्थ का भी ज्ञान है, और उसको अपने समय और समाज और संस्कृति की भी गहरी समझ है। मैं समझता हूं कि चंडीदास, शंकरदेव, कबीर, सूर, तुलसी, नरसिंह मेहता, ये सब जागरण के रचनाकार हैं। विद्यापति का व्यक्तित्व इनसे निराला दिखता है।
वो जागरण के भी रचनाकार हैं और सौंदर्य के भी उपासक हैं। एस्थेटिक सेंस जो उनका है अद्भुत है, क्या कोई जवाब नहीं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो विद्यापति का जो व्यक्तित्व है, उनकी जो पर्सनैलिटी है, विभिन्न विरोधी विचारधाराओं का भी एक तरह से गुच्छ है वो। कोई बात नहीं, 2:15 मुझे भी यूनिवर्सिटी पहुंचना, लेकिन कोई बात नहीं, आपने चलिए। मिनिस्टर रुकेंगे नहीं इसलिए। नहीं आप नहीं कर सकते। अच्छा लगा आपसे मिल करके। जी जी सब मुझे भी जाना होगा। वे संक्रमण काल के प्रतिनिधि रचनाकार, दरबारी होते हुए भी जन कवि हैं और श्रृंगारी होते हुए भी भक्त कवि हैं। ये उनके व्यक्तित्व की बहुत बड़ी विशेषता है। वे शैव भी हैं, वैष्णव भी हैं और ब्राह्मण भी हैं, लेकिन वे ऐसे ब्राह्मण नहीं हैं जो नैतिकता और आदर्श के बोझ से दबे हुए हैं। उनका व्यक्तित्व बहुत गुंफित है। उनकी रचनाओं में मिथिला के धान के यौवन की गंध है, आमों के बौर की महक है, उसमें बागमती, कमला, गंडक और कोसी की प्रवहमान धारा है। इस तरह से विद्यापति जैसे कवि की निर्मिति होती है। लोक कंठ में विद्यमान उनकी रचना पदावली, उनका लेखन काव्य तक सीमित न रह करके इतिहास और अन्य अनुशासनों में भी फैलता हुआ दिखता है। युद्ध का इतना सुंदर चित्र और उसका प्रभाव कैसा पड़ता है जनजीवन पर, आज देख रहे हैं आप कि दुनिया में जिस तरह से लड़ाइयां हो रही हैं, उन लड़ाइयों का आम जन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आम जन उससे किस तरह से प्रभावित होता है, उस समय विद्यापति लिख रहे थे कीर्तिलता में। विद्यापति ने देवताओं की भी प्रशस्ति लिखी है और राजाओं की भी प्रशस्ति लिखी है, लेकिन दोनों की प्रशस्तियां एक जैसी नहीं है। कई बार वो देवताओं की प्रशस्ति राजाओं की तरह करते हैं और राजाओं की प्रशस्ति देवताओं की तरह करते हैं। इस मामले में विद्यापति अद्भुत है। उनका ब्रह्म, पंचानन शिव और चतुर्भुज विष्णु के तादात्म्य से बना हुआ है। इसीलिए उनकी यह उदार सहिष्णुता उन्हें शैव और वैष्णव भक्ति आंदोलन से जोड़ता है। विद्यापति का प्रभाव परवर्ती काल में मैथिली भाषा और साहित्य में लंबे समय से रहा। सारे रचनाकार बिना विद्यापति से मिले अपना रास्ता नहीं तय कर सकते थे। वहीं से उन्हें रास्ता मिलता है। स्वयं रविन्द्रनाथ ठाकुर का जिक्र किया गया। रविन्द्रनाथ ठाकुर पर इतना प्रभाव था कि कहा जाता है कि वे अपनी किशोरावस्था में भानु सिंह नाम से, एक कल्पित नाम से विद्यापति की नकल करते थे। पुरुष परीक्षा, आजकल जेंडर विमर्श बहुत होता है, जेंडर विषय को ग्रंथ है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने उसका अनुवाद टेस्ट ऑफ मैन नाम से किया था और ये रचना
फोर्ट विलियम कॉलेज में टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती थी। बहुत सी बातें हुई हैं। मैं आज के संदर्भ में विद्यापति का खास करके स्त्री विमर्श को लेकर के क्या उनका योगदान हो सकता है और किस तरीके से हम विद्यापति को नए संदर्भ में देख सकते हैं। मेरा ये मानना है कि विद्यापति ऐसे पहले हिंदी के कवि हैं जिन्होंने स्त्री की निगाह से स्त्री को देखा है। उनकी जो नचारियां हैं, नचारी मतलब लाचारी, स्त्री किस तरह से लाचार है, क्योंकि आप ये भूल नहीं सकते हैं कि विद्यापति सामंती समाज की उपज है। उस सामंती समाज में स्त्री, मैंने किसी आलोचक की बात पढ़ी थी, लिखा था कि स्त्री तभी वो मुक्त हो सकती है जब वो प्रोस्टिट्यूट हो जाए। ऐसी स्थिति आप देख सकते हैं कि उस मध्यकाल में सामंती समाज में स्त्री मुक्त होकर के कोई बात कर ही नहीं सकती थी। विद्यापति का इस बात में महत्व है कि वो स्त्री की बात स्त्री हो करके कहते हैं, उस दृष्टिकोण से स्त्री को देखते हैं। बाल विवाह तब भी होता था, आज भी होता है, हमारे समाज से वो गया नहीं है। कोई भी रचनाकार प्रासंगिक तब होता है जो अपने समय में तो रहे ही अपने समय की सीमाओं को भी जो पार करता है। विद्यापति सवाल उठाते हैं और संवाद के माध्यम से आप देखिए, जैसे लगता है कि दो सखियां आपस में बात कर रही हैं और वो एक दूसरे से अपना दुख शेयर कर रही हैं। मुझे नवनीता देवसेन जो अमर्त्य सेन थे, नोबेल लॉरिएट, उनकी पूर्व पत्नी हैं वो। संयोग से मेरा उनसे उनके पहले साक्षात्कार चीन में ही हुआ, भारतीय राजदूतावास में। उनको बुलाया गया था अपनी कविता पढ़ने के लिए, लेकिन उनसे बातें हुई और बातचीत के इसका भी जिक्र करते हैं कीर्तिलता में ही। तो एक तरह से विद्यापति अपने समय और अपने समाज से पूरी तरह परिबद्ध थे और उस समय के जो संकट थे, उन संकटों को एड्रेस करना, उन पर बात करना, उन पर लिखना उनकी कविता का बहुत बड़ा गुण है। उनके जो शिवगीत हैं, हिंदी कविता में जो लिरिक्स हैं, उनको इस्टेब्लिश करने का बहुत बड़ा श्रेय विद्यापति को है। इसका कारण यह था कि जैसा कि प्रमोद ने कहा कि लोक चेतना से जुड़े हुए रचनाकार थे और लोक में धंसे हुए थे, इसीलिए विद्यापति के गीत बड़े फेमस हैं। कोई शादी विवाह मिथिला में होता है तो बिना विद्यापति के गीत के, और विद्यापत नाच की भी चर्चा की आपने, उसके बिना होता नहीं। विद्यापत नाच, जहां तक मैं मिथिला का हूं नहीं, एक रिपोर्टाज है रामवृक्ष बेनी, वो सॉरी फणीश्वरनाथ रेणु की, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ था। तो ये लोग संस्कृति से जो जुड़ा हुआ रचनाकार होता है ना, यह भी उसकी महानता का एक आयाम होता है। और ऐसा लगता है कि जैसे
विद्यापति एक एक टेक्स्ट को ऐसा लगता है बहुत उन्होंने खुद जिया हुआ हो। और एक लंबी जो परंपरा है, उस परंपरा की कड़ी पहचान उनके पास है। विद्यापति और मैथिली भाषा की लोकप्रियता का एक आधार ये भी है कि जब कलकत्ते पर मुसलमानी शासन स्थापित हो गया तो वहाँ से बहुत ऐसे बंगाली लोग थे जो संस्कृत पढ़ने के लिए मिथिला आया करते थे, और जब वो जाते थे लौट करके वहाँ, तो विद्यापति के गीत उनके कंठ में रहता था। इसीलिए बहुत से बंगाली जो हैं विद्वान भी विद्यापति को मैथिली कवि नहीं मानते हैं, वो बंगाली मानते हैं। वर्ण रत्नाकर की भूमिका में डॉक्टर सुनीत कुमार चाचुर्या जो बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक थे, उन्होंने लिखा कि जब बंगाली विद्वान घर लौटते थे तब उनके मस्तिष्क में संस्कृत विद्या होती थी, लेकिन उनके होठों पर मैथिली के गीत रहते थे। ये विद्यापति का महत्व था। उनके शिव गीत और नचारियां स्त्री के दुख और अपने समय का जो दबाव है, समय का जो दुख है, उस दुख को उन्होंने बड़ी ही इंसाइट के साथ, बड़ी ही आंतरिकता के साथ अपने नचारियों में व्यक्त किया है। मैंने आपसे कहा था कि विद्यापति की जो भाषा है, उसका जो स्ट्रक्चर देखेंगे आप, तो अनुभूत के सूक्ष्म जो स्तर हैं और अर्थ के जो सूक्ष्म स्तर हैं, उन दोनों की बड़ी गहरी आवाजाही दिखेगी आपको। और इस तरह से वो अपनी भाषा को क्रिएटिव बनाते हैं, रचनात्मक बनाते हैं, सृजनात्मक बनाते हैं। इब्राहिम शाह की प्रशंसा करते हैं, लेकिन उसके अत्याचारों का जो नग्न रूप है उसको भी दिखाते हैं अपनी रचनाओं में। वे कीर्ति सिंह के अंडर रह करके, वो कीर्ति सिंह उनके आश्रयदाता थे, लेकिन वो कीर्ति सिंह के मित्र भी थे। ऐसे ही मित्र थे जैसे चंद्रवरदाई पृथ्वीराज के मित्र थे। और आपको मालूम है कि चंद्रवरदाई तो कैसे कंट्रोल करते हैं पृथ्वीराज को कई स्थानों पर। और मित्रता का ऐसा दुर्लभ उदाहरण भारतीय साहित्य में मुझे लगता है बहुत कम मिलेगा। मित्रों, बहुत सी बातें हैं और सबसे बड़ी बात ये कि विद्यापति सौंदर्य और प्रेम के कवि हैं, लेकिन सौंदर्य और प्रेम को उन्होंने चारदीवारी से मुक्त किया। वह मिथिला की अमराइयों, नदी तट और खेतों खलिहानों में दिखाई पड़ता है। यही उसकी सार्थकता भी है। नक्शिक भी करते हैं वो, लेकिन वह नक्शिक वैसा ही नहीं है जैसा कि रीति शास्त्रों में मिलता है। उसको बहुत क्रिएटिव बना करके प्रस्तुत किया है। और इसीलिए आप अभी डॉक्टर साहब जो थे मनोविज्ञान की बात कर रहे थे, आपको पढ़ करके ऐसा कोई स्नायविक झंझनाहट नहीं होती है। आप साहित्य के एक रसिक पाठक के रूप में, सहृदय पाठक के रूप में उसको अंदर महसूस करते हैं
और तब आप उसके साथ अपना तादात्म्य स्थापित करते हैं और तब आप रस प्राप्त करते हैं। रीतिकालीन कविता विद्यापति की बहुत ऋणी है, लेकिन विद्यापति के यहाँ जो नक्शिक है और जो इसको आप रीतिवाद कह सकते हैं, वो रीतिवाद उस तरह का रीतिवाद नहीं है जो रीतिकालीन कविता में है। उदात्त प्रेम है वहां पर। हे सखी देखल एक अपरूप, आप इसी पद को देख लीजिए तुलसीदास के यहाँ। देखन बाग कुंवर दो आए, श्याम गौर किम कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन गुणवानी। एक सखी यहाँ कहती है कि मैंने एक अपूर्व रूप देखा है, बड़ा सुंदर सा रूप देखा है मैंने। कोई अकुंठ भाव से करे, कोई कुंठा नहीं है, कोई हीन भावना नहीं है। उस सामंती समाज में कह रही है। तुलसीदास के यहाँ भी है। सारी चीजों के बावजूद मैं समझता हूं कि तुलसीदास भी विद्यापति के ऋणी है। बहुत सी बातें की गई हैं और बहुत सी बातें मन में हैं, लेकिन समय का एक तकाजा है, समय की सीमा है और मुझे कायदे से 2 बजे तक विश्वविद्यालय पहुंचना था। मुझे भी विलंब हो रहा है, इसलिए बहुत सी बातों का लोभ संवरण करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे इस सेमिनार में बुलाने की आपने जहमत उठाई, इसके लिए धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बहुत आभार सर। और मैं खुश हो रहा था, मुझे लग रहा था कि कैसे सर ने 2 दिन का सेमिनार भी पीछे का सुन लिया। पिछले 2 दिन के सत्रों में भी बहुत तरह की जो स्थापनाएं दी गई थी, लगभग सबको समेटते हुए और अपने व्याख्यान में आपने एक पूरा समाहार किया कि कैसे विद्यापति के व्यक्तित्व के, काव्य व्यक्तित्व के और व्यक्तिगत व्यक्तित्व के और ऐतिहासिक रूप में जो उनकी उपस्थिति थी उसके कितने बड़े आयाम थे, और उन सब से आपने एक बार फिर से परिचय कराया। सर आपका बहुत बहुत आभार। औपचारिक धन्यवाद के लिए मैं संयोजक डॉक्टर सीधम सर से आग्रह करता हूँ कि आए और धन्यवाद किया। शायद भोजन का समय हो गया हो, लेकिन कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं। नहीं, अब आप हिम्मत कर सकते हैं। बाकी जनता जो है ना वो नहीं भाई, मुझे 3 समझ दिन में से आ रहा है। बैठी हुई है, तो भोजन पर ही हम लोग साथ ही भोजन करते हैं, बच्चे भी और यहाँ भी हम लोग तो वहीं हाँ, तो वहीं पर पर बात कर लेंगे। जो 3 दिन से चल रहा है सत्र में कहें तो ये अंतिम सत्र था, और इसके बाद लगभग 3 या 4 सत्रों में 3 दर्जन से अधिक प्रपत्र पढ़े जाएंगे, जिसमें 2 सत्र में हमारे मुझसे भी सीनियर प्रोफेसर लोग हैं, क्योंकि मैं असिस्टेंट हूं। अगर कोई हमारे मित्र एसोसिएट हैं और वो आए हैं यहाँ, वो पेपर मेरी जिद पर उन्होंने लिखा है और पढ़ने आ रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि वो उनका प्यार है। नीलाभ जी हैं, ये छत्तीसगढ़ से आए हैं, वहाँ पढ़ाते हैं और बहुत शानदार पेपर लेके आए हैं। हमारे एनएसडी से आए हैं प्रकाश जी, विद्यापति और किंवदंतियाँ, पूरा खान जो है जितना वो अलग से, वो तो सारे ऐसे ही पत्र हैं। तो इसलिए आपको ये जो पूरी सेमिनार है इसमें को पर छोट कहत अपराधों वाली बात है। पिछले सत्र में जो हमारे आनंद प्रकाश जी नहीं आए, लेकिन सबसे पहले 5000 शब्द का विद्यापति की पदावली का साइको एनालिसिस करके उन्होंने भेज दिया है मुझे, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर विनय कुमार, संस्कृति विभाग, और जैसा हमने सबसे चाहा वैसा ही आपने प्रस्तुति दी, और ये जो सत्र था हमारा, ये तो बस कहेंगे कि पूरी तरह से उरूज पे पहुंचा दिया हमारे इस सेमिनार को। प्रमोद जी, कुंदन इतने व्यस्त हैं, कमिश्नर आदमी हैं, मुंबई में पदस्थापित है, और इसके बावजूद परसों 2:30 बजे रात में उन्होंने मुझे
12 पेज का